नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार आप सभी को आयुष दर्पण द्वारा आयोजित क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चित्रा जोशी जी, कुसुम जी, रंजीत गुप्ता जी, हारून जी, अनुप्रीता सिंडे जी और विकास जी। क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा सेशन का फॉर्मेट चेंज हो गया है। कल आपने देखा होगा कि एक व्याधि विशेष पर चर्चा की गई और उसी व्याधि से संबंधित चीजों पर हमने बात की। संभवतः आज भी किसी एक व्याधि विशेष पर ही चर्चा होगी। उद्देश्य इसका ये है कि हम अपने संभाषा से अपने जो आउटकम है अपने डॉक्टर्स को दे पाएं, इसीलिए हमने ये पैटर्न चेंज किया है। आशा है कि आपको ये पैटर्न पे डिस्कशंस अच्छे लग रहे होंगे और आई होप दैट आप इसको एंजॉय करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर विकास जी हैं, रंजीत गुप्ता जी हैं, हारून जी हैं, अविनाश लूम्बा जी हैं, नवीन गौतम जी हैं, अजय चकवाते जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं और जो लोग अभी जुड़ेंगे उन सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप से भी जो लोग जुड़ रहे हैं उन सभी से अनुरोध है कि वो इस संभाषा के पिछले सेशंस को भी आप देख सकते हैं और हमें उम्मीद है कि हम इस संभाषा के अपने स्तर को आगे भी बनाए रखेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने माइक को म्यूटेड नहीं रखते हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने अपने माइक म्यूटेड रखें ताकि आपकी आवाज के अलावा कोई और आवाज ना आए। आयुष दर्पण के YouTube चैनल पर भी आप इन संभाषाओं को देख सकते हैं। ये सारी संभाषाएं आपको आयुष दर्पण के YouTube चैनल पर रिकॉर्डेड मिलती हैं। इसको आप आयुष दर्पण के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस संभाषा के बारे में आपको जानकारी दी। अभी थोड़ी देर में ही वैद्य अरविंद पाठक यहाँ पर अभी ज्वाइन करेंगे और उनके साथ में संभाषा को आप एंजॉय करेंगे। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपके जो भी कोई एक्सपीरियंस हो, अगर आप कुछ भी बताना चाहें अपने एक्सपीरियंस
नवीन गौतम जी को मैंने म्यूट कर दिया है, म्यूटेड थे। तो आप अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं और आप संभाषा को प्रारंभ कर सकते हैं। आपके पास कोई केस स्टडी हो या कोई आप डिस्कशन करके कोई केस शेयर करना चाहते हैं तो वो शेयर कर सकते हैं, और आप अपने अनुभवों को यहाँ पर बता सकते हैं। व्याधि विशेष पर संभाषा करने का लाभ ये होता है कि हम एक निश्चित रास्ते पे चलते हैं और एक निश्चित कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, जिससे हमारे नए वैद्यों का भी लाभ होता है। तो चलिए, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो किसी केस से रिलेटेड, कुसुम जी, चित्रा जी, अभी मुझे लगता है कि शायद 9:08 हो गए हैं। अविनाश लुम्बा जी, हारून जी, हारून जी का तो माइक शायद कनेक्ट नहीं हो पाता है, मैंने कई बार ट्राई किया। मनमत एस जी, और देखिए वैद्य रविशंकर शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन करें, और गूगल फॉर्म लिंक आपको चैट बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसके द्वारा आप नवंबर माह के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डिस्कशंस होते हैं, आपके अपने अपने एक्सपीरियंसेस वहां भी शेयर होते हैं। तो राउंड द क्लॉक आपको उससे हेल्प भी मिलता है और आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाने में भी मदद मिलता है। चलिए, अभी और भी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, तो अगर आपका, रवि जी बताइए क्या कैसा चल रही है आपकी प्रैक्टिस, क्या क्या आप मरीज देख रहे हैं आजकल जी? जी सर, प्रणाम। प्रणाम। जी सर, मरीज तो सर आ रहे हैं और मरीज आ रहे हैं व्यस्तता आजकल? पहले से बढ़ जी, व्यस्तता तो पहले से बढ़ गई सर जो है, बहुत बढ़िया। और सोचने का नजरिया भी बदल गया है। चलिए, अब सोचने हम का लोग नजरिया बदल आयुर्वेदिक, गया अब। जी जी, तो आयुर्वेदिक आपको, दृष्टिकोण से सोचने लगे हैं। आपके सोचने का नजरिया बदला है तो आप अपनी इस बात को एक वीडियो के फॉर्म में हमको भेज दीजिए, जी जी उसको हम जी आपके सर, जी अपलोड करेंगे है। आयुष दर्पण के फेसबुक पेज पे। जी सर, जी सर। आपने जो भी अब तक लॉकडाउन में कई महीनों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने आयुष दर्पण जी के सर। बारे में जो भी सोचा है, मैं इस जी प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेसबुक पे भी जी मैं सर। बता रहा हूँ कि जो भी अगर अपने एक्सपीरियंसेस आयुष दर्पण के बारे में आप बताना चाहते हैं तो आप 30 से 40 सेकंड्स का एक वीडियो हमें आप शेयर करें, और हम उसको फीडबैक सेक्शन में आयुष दर्पण के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल्स पे और कुटुंब ऐप पे, और इवन उसको हम अपने डिजिटल ऐप पे भी अपलोड करेंगे। तो हम आप सभी से अभी अनुरोध करते हैं कि जो भी यहाँ पे हैं जरूर करें। जी रवि जी बताइए। जी सर, अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी बीएमएस में हमने फिर से एडमिशन ले लिया है, तो जो है, और और आपका सोचने का हेलो। नजरिया बदल गया, अब आप हेतु ढूंढते होंगे, जी जी जी। आप निदान जी सर। संप्राप्ति नाड़ी भी देखते होंगे शायद जी, आप। पहले तो हम लोग नाड़ी तो सर, हाँ अभी सर थोड़ा समय का अभाव है एक्चुअली। वहाँ सरकारी ओपीडी में तो इतना समय देंगे तो पता लगा मरीज चलते हैं, तो परिधि उतना टाइम चला नहीं दे जाएगा। पाते हैं। जी, बर्ब का तो दूसरी यूज जगह करते होंगे आप, अ, बर्ब, बर्ब चिकित्सा का प्रयोग कर अभी रहे सर होंगे आप। मर्म के पूरी क्लासेस में, मर्म के सर एक्चुअली कुछ घरेलू कार्य की व्यस्तता हो गई सर, तो अभी लगा हूँ। तो अभी सर मर्म फिर से मैं ज्वाइन करूंगा सर, नाड़ी तो पूरा कर लिया था, मर्म नहीं ज्वाइन कर पाया तो सर बीच में छोड़ना पड़ा मुझे। कोई अब बात नहीं, आप जनवरी में दोबारा फिर से ज्वाइन ज्वाइन करेंगे। करूंगा मैं। जरूर जरूर। धनई जी साहब सर। कैसे हैं आप? धनई जी, जी धनई सर, जी तो हमारे ऐसा, पास। जी जी बोलिए बोलिए। जी सर बोलिए रवि जी। में तो ऐसा होता है कि 10 से 4 बजे तक मीटिंग रहती है सर, केवल जो है मतलब बीच में पेशाब करने जाना ही नहीं मिल पाता, इतने पेशेंट हो गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास बहुत मरीज आ जी रहे हैं जी। तो अच्छी बात है। आयुर्वेद को, हमको पेशेंट्स ही हमारे अल्टीमेटली जो है वो जी सर, जी जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी हैं वो पेशेंट ही हैं। तो जरूर आपको अपने पेशेंट्स, आप अपने कोई पेशेंट्स का केस भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जी जी लाइव जी। व्यू कभी भी कभी आप ला सकते हैं अगर। कभी कभी सर इतना ड्रामेटिक रिजल्ट मिलता है कि खुद को विश्वास नहीं होता सर जो है। जैसे भी एक केस था सर जो है, लग फाइब्रोसिस का, तो उसको मैंने सर 3 महीने से 6 महीने का समय दिया था, इतने में ठीक होगा सर। एक हफ्ते बाद ही आया कि साहब मुझे 75% फायदा हो गया, तो क्या मुझे भी लाइन ऑफ आश्चर्य हो गया ट्रीटमेंट सर। दिया आपने उसका, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अब दिया उसको? मैंने सर उसको जो है क्या कहते हैं, स्वर्ण बसंत मालती और अभ्रक भस्म दिया सर जो है, और लक्ष्मी विलास रस दिया सर जो है, और क्या कहते हैं गोदंती दिया सर जो है,
और इसके अलावा जो है सर आम क्या कहते हैं आम पाचक दिया सर जो है, और एक लग्जेटिव दिया सर, और लंग की एक्सरसाइज मैंने बताया, और 64 पर पिपली भी दिया सर साथ में। पेशेंट एक हफ्ते बाद आया, उसने कहा मुझे 75% फायदा हो गया। तो मुझे भी सर बिल्कुल मिरेकल लगा। तो आपने सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया ना उसको, इसलिए वो रिजल्ट मिलना ही जी था। जी 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 सर। नहीं वैसे और भी जैसे पेशेंट मैंने ट्रीट किया सर, तो उसमें समय लगा, पर इस मरीज में बहुत कम समय लगा। देखिए, आपको अभी रवि कुमार सिंह जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने लंग फाइब्रोसिस का एक केस ट्रीट किया, और उन्होंने जो आपको ट्रीटमेंट बताया, वो आपने ये ट्रीटमेंट क्यों दिया, क्या सोच के दिया, आप थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे? सर हम बहुत आगे से नहीं सर, ये जो जो है लंग टिश्यू को सर जो है वो टोन देता है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। जी सर, बीच में लग रहा है नेटवर्क का डिस्टर्बेंस सर। चलिए, अभी रवि कुमार सिंह जी कुछ बता रहे थे, शायद ऑडियो का डिस्टरबेंस है। अशोक जी, अपने माइक को म्यूट रखिए कृपया। कोई और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो आपसे शेयर कर सकते हैं। रमेश गौतम जी, मीना नागर जी, आप भी कुछ बताइए, कोई केस आप बता सकते हैं, और किसी भी प्रकार का जो आपने ट्रीट किया हो, जैसे कि अभी देखा आपने कि गौतम ध्रुवे जी भी कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। रमेश गौतम जी, चित्रा जी, गौरव जी, हारून साहब, रंजीत गुप्ता जी, मंगला जी, मनमाद जी, कुछ बताना चाहते हैं तो आप बताइए। कोई केसेस शेयर करना हो, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं जी। एमबी सुशील साहब, कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद आए हैं आप शायद। विट्ठल सिंत्री जी, कैसे हैं? मैडम अंजना सक्सेना मैडम जी भी आ गई हैं, नमस्कार। मंगला जी को भी नमस्कार। मनमाद जी, वैद्य रविशंकर जी, सभी को नमस्कार। चलिए, विन्यासा जी भी ज्वाइन हो गए हैं, वैशाली बलवांदी जी भी ज्वाइन हो गई हैं। धीरे धीरे यहाँ पे हमारे वैद्यों का एक अच्छा खासा समूह यहाँ पे जुड़ गया है। रमेश गौतम जी ने हाथ खड़े किए हैं। रमेश गौतम जी, आप बताइए। जी सर, रमेश, नमस्कार सर, गुड इवनिंग। इवनिंग, बोलिए गौतम साहब। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो। जी बोलिए बोलिए। हाँ जी सर। बोलिए रमेश जी, सर बोलिए, जो आवाज हमारे आ रही है अस्थि आप। मज्जा, जी सर, जो अस्थि मज्जा पाचक द्रव्य सर बताते हैं, तो मुझे ये पूछना था कि ये हमारी कोरोनरी आर्टरी में भी काम करेंगे या नहीं, क्योंकि वहां पर भी कैल्शियम डिपोजिशन होती है आर्टरीज नहीं में, करेंगे, क्यों नहीं अगर हम करेंगे, बिल्कुल एंजियोग्राफी करेंगे। कराते हैं क्यों नहीं करेंगे तो रमेश उसमें जी। हम हाँ जी सर, वही था मैं कि धातुएं तो उसमें। आपको हर लेवल पे है ना, आपको आर्टरीज की लेवल पे भी तो है वो। यस सर, तो हम वो उसमें भी उनको यूज कर सकते हैं अगर कर सकते कोरोनरी हैं आप, आर्टरी बराबर डिजीज कर है कि, सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं आप। क्योंकि हाँ जी सर, क्योंकि मुझे लगता है वो मतलब आज के टाइम में वो गुड ऑप्शन है हमारे पास, कि उसमें हम उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर ठीक है सर। सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। आप इस पे अपने एक्सपीरियंसेस को करने के बाद भी आप शेयर कर सकते हैं जी। यस सर, क्योंकि काफी सारे पेशेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले हैं, तो हम उन्हें आराम से दे सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आई विल ट्राई। आप ट्राई करिए, ये आप जरूर ट्राई करिए, और फिर अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करिए, और इनका रिकॉर्ड्स भी मेंटेन रखिए, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। उमा रानी जी शायद कुछ बताना चाह रही हैं। उमा रानी जी, कुछ बताना चाह रही हैं आप? पूजा जी, रिजवान साहब जुड़ गए हैं आज। रिजवान जी रुड़की से हैं शायद। सर कुछ जी बोलिए। सर नेटवर्क इशू आज बहुत ज्यादा हो रहा है। बात नहीं, अभी तो ठीक आ रहा है, आपकी आवाज आ रही है बढ़िया। हाँ जी। हाँ सर, वो पाठक सर आ गए हैं क्या सर जो है? आ जाएंगे, आप बताइए, यहाँ और भी लोग हैं। जी रवि जी कुमार सिंह जी बोल जी रहे हैं ना। उसमें सर वो जो है नेट चलाने आया जी है जी सर,
क्लास चल रही है। अब उसमें सर जय सिंह जी माइक म्यूट रखिए महाराज जी। उसमें सर पूछिए पाठक रवि सर जी। जो है रसपाचक का यूज भी बताते हैं सर जी। हाँ पाठक सर उसमें बिल्कुल। रसपाचक का भी यूज बताते हैं सर जी सर। हाँ हाँ क्यों नहीं है, उसमें यूज है ना, रस पाचक, जी जी रक्त पाचक सभी का इस्तेमाल है। तो पाठ वो आपको पूरा एक लेक्चर ही रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, धातु पाचकों पाचक जी पर जी पूरा। जी और ये ज्वर चिकित्सा से सिद्धांत जो है वो आउट, ये एक्चुअली आपने देखा होगा धातुगत ज्वरों की चिकित्सा में ये सारे योग यूज किए जाते हैं पहले से, तो उसी को एक प्रकार से स्पेसिफाई कर दिया गया है। और ये काफी अच्छे, प्रैक्टिकली काफी अच्छे योग हैं जो काफी लोग प्रयोग करते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो चलिए आज तो बहुत सारे लोग आए हैं, तेजस मोदी जी भी आ गए हैं, सिद्धेश जी भी आ गए हैं। बाकी आपको अभी अरविंद पाठक जी बताएंगे आपको अभी इसके बारे में। फिलहाल जो है अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। जैसे कि रमेश गौतम जी ने शायद अभी सवाल किया था कि क्या हम धातु पाचक जो चिकित्सा है उसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी दे सकते हैं क्या? तो बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं, अवश्य दे सकते हैं। रिजवान जी कैसी प्रैक्टिस चल रही है, कैसे रोगी आते हैं आजकल, आप थोड़ा सा बता सकते हैं अपने? सर मैं अनूपपुर मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा अच्छा रिजवान जी आप अनूपपुर से हैं, आप योगा क्लासेस में आते थे सुबह, मुझे याद आ गया। जी जी, आप वही रिजवान जी है ना, सुबह मेरे साथ योगा भी ज्वाइन किया था आपने मर्म चिकित्सा के साथ साथ। जी गुड मर्म इवनिंग। प्राण, जी जी राइट 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 राइट। जी जी तबरेज सर। जी, एक तबरेज जी हैं रुड़की से, मैं शायद उनसे कंफ्यूज कर रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ रिजवान जी सर। कैसे कैसे मरीज आ रहे हैं आपके पास आजकल? सर एक्चुअल में अभी प्रेशर हूँ तो अभी क्लिनिक ओपन की नहीं है, अब बस स्टार्ट करना है सर। अच्छा अच्छा, जल्दी आप अपना क्लिनिक बट सर कीजिए। एक पेशेंट ट्रीट किया था मैंने, मतलब हमारे रिलेटिव में ही थी, हमारी मामी थी, उनको सर स्लिप डिस्क हो गया था। तो उनको सर पेन बहुत ज़्यादा था यही L4 L5 पे। तो सर उनको मैंने रस राजेश्वर रस और वात गजांकुश रस और रस रासनादी काढ़ा और दशमूल काढ़ा दिया था सर, तो उनको काफ़ी रिलीव हुआ था। बट उन्होंने ट्रीटमेंट रोक दिया, तो सर फिर उसके बाद उनका कंटिन्यू ट्रीटमेंट नहीं हो पाया था। अच्छा चलिए आप उनको फॉलो अप पे लीजिए। जी सर। हेमलता जी पूछ रही हैं कि हेमलता जी पूछ रही हैं कि लाइपोमा का आयुर्वेदिक संप्राप्ति कैसे बनाएं और चिकित्सा कैसे करें। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है इन्होंने। तो मेरे को लगता है कि हेमलता जी अंजना सक्सेना मैडम से आप पूछिए ये सवाल। जी अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको, आप यहाँ पे और भी वैद्य लोग हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं आप। हेलो नवीन सर 3-4 दिन पहले आप एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के बारे में बता रहे थे बट डिसकंटिन्यू हो गया। चलिए हम अभी उसके बारे में कहीं भी और चर्चा करेंगे उस सत्र, क्योंकि वो मरीज अभी फॉलोअप में अभी है हमारे पास। फिलहाल जब तक हम पूरे कंक्लूसिव किसी चीज में ना पहुंचे हम कुछ नहीं बता सकते। जी जरूर। तो अभी अभी सवाल पूछिए आप अपना। जी माइक अनम्यूटेड है। जी हेलो पूछिए। हाँ मैम, सर नमस्ते। नमस्ते। आपका सवाल शायद अंजना सक्सेना मैडम से है या आकांक्षा श्रीवास्तव जी से, किससे है? हाँ जी सर, मतलब सभी से है ये क्वेश्चन तो मेरा चलिए यहाँ। हेमलता जी कुछ पूछ रही हैं, जरा हेमलता जी आप अपने, एक मिनट, हाँ पूछिए हेमलता जी। हाँ जी सर, मुझे ना ये लाइपोमा की सर आयुर्वेदिक संप्राप्ति जाननी थी कि हम कैसे इसको मतलब आयुर्वेद में समझते हैं और कैसे इसकी चिकित्सा करेंगे फिर, मतलब अंजना मैडम जरा आप बताइए इनको कि ये पूछ रही हैं जो सवाल है शायद आप ही से पूछ रही हैं। जी जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सभी लोगों को नमस्कार सर। मैडम जो लाइपोमा की बात आती है या फिर किसी भी तरह की कोई ग्रोथ की बात आती है, किसी वृद्धि की बात आती है, तो हमारे यहाँ जो वृद्धि की बात आ रही है तो वहाँ तो सबसे पहले कफ दोष, कफ को माना जाता है उसके लिए उत्तरदायी। तो जहाँ कफ होता है वहाँ वात का भी जो है अनुबंध रहता है। और क्योंकि ग्रोथ हो रही है तो हम, आप पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी एक या दो दोष का मतलब नहीं रहता है। हाँ, कफ की प्राधान्यता होती है, वात का अनुबंध होता है, पित्त भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो इन्वॉल्वमेंट उसका भी माना जाता है।
तो जनरली जो अर्बुद है या फिर पीसीओडी के पेशेंट हैं या फिर किसी भी तरह का लाइपोमा, जैसे आपने बताया कि किसी भी तरह की कोई ग्रोथ है तो अर्बुद वगैरह है, तो हम उसको जो है हमारे शास्त्रों में लाइपोमा नाम से कोई भी मतलब नहीं आया है। हाँ, वृद्धि के नाम से जरूर हमारे यहाँ आया है, और वृद्धि के नाम से जो हम चिकित्सा करते हैं उसको फिर हम उसी हिसाब से उसकी चिकित्सा भी करते हैं। तो इसके लिए से आपने बहुत अच्छा से पूछा कि हमें संप्राप्ति पे जाना होगा, हम उसकी संप्राप्ति करते हैं कि संप्राप्ति में वहां पे हमें किसको कैसे मानना है, उसका कैसे विघटन करना है। तो जैसे अभी मैंने बोला कि त्रिदोष प्रकोप हो रहा है, प्राधान्यता कफ प्राधान्य हो रहा है, तो फिर वो कहाँ पर उसने कौन सी दूष्य कौन सा लिया। तो दूष्य में वो मांस धातु भी हो सकता है, वो रक्त धातु भी हो सकता है, वो मेद धातु भी हो सकता है, या फिर शिरा धातु हो सकता है, जहाँ उसका स्पेस बना है। या जैसे आपने लाइपोमा में की बात की है, तो यहाँ पे हो सकता है कि वो मांस रक्त मेद और शिरा दृष्टि हो, और वहां से फिर वो अपना आकार दिखाता है कि वो व्रत है कि उन्नत है कि ग्रथित है, मतलब उसकी शोध किस तरह की है वो। और वो जब शोध दिखा के वो केवल या मांस या रक्त तक मतलब मांस या रक्त धातु तक भी माना जा सकता है, लेकिन ये आचार्यों का मत इसमें अलग अलग आया है कि इसमें कौन कौन सी धातुएं दुष्ट होती हैं। तो जनरली क्योंकि हम लोग बात करते हैं इसमें सुश्रु संहिता को ज्यादा माना जाता है ग्रंथि में या शोथ में या लाइपोमा में। तो सुश्रुत ने इसलिए इसमें इन्होंने जो है सारी धातुओं का वर्णन किया है, और वो धातु जैसे मैंने आपको बताया, और फिर उसका उन्होंने डिवीजन भी किया है। डिवीजन भी इन्होंने जो है वो वातज पित्तज कफज के हिसाब से किया है। उसके बाद मेदोज, सिराज, मांसज, रक्तज, अस्थि है ना, व्रण ग्रंथि, इस तरह से इन्होंने उसको माना है। तो यहाँ हमें चिकित्सा की व्यवस्था, जब हम बात करते हैं तो चिकित्सा हम जब भी करेंगे तो हमें वहां पे फिर ये देखना होता है कि इसमें हमारी साध्यता असाध्यता क्या है, जो कि हमें पेशेंट को बहुत उससे हमेशा ध्यान में रखना होता है। कोई भी हम चिकित्सा करते हैं तो क्योंकि अगर वो साध्य है तो फिर वो हमें यश दिलाएगी, अगर वो साध्य है तो थोड़ा सा पेशेंट को हमें अच्छे से कन्विंस करना पड़ेगा, और असाध्य होगी तो हमारे शास्त्रों में भी बताया है कि पेशेंट को या तो छोड़ देना चाहिए या फिर उसको बहुत अच्छे से बताना चाहिए कि आपको इसका, जब तक आप इसका इलाज करते रहेंगे तब तक इसमें आराम होगा या इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो जो हम इसकी यहाँ पे व्रण शोथ जैसी चिकित्सा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो कुछ लेप बताए गए हैं उसमें, जो लेप में जो सिंपली लेप हम की बात करते हैं वहां पे, तो जैसे कि अक्सर आपने हमारे संभाषण में सुना होगा कि उस लेप करने से क्या होता है कि वहाँ थोड़ा सॉफ्टनेस होता है, या फिर उपनाहा भी लगाते हैं हम लोग। तो जैसे हमने यष्टि मधु लिया, हमने देवदारू लिया, हमने कुष्ठ लिया, हमने वरुण लिया, अति विषय लिया, हमने पुनर्नवा लिया, हमने अजगंधा, अश्वगंधा, अजगंधा करके एक औषधि का नाम अलग से आया है इसमें। तो इस तरह के सरसों के तेल का लेप, सरसों के दानों को भी हमने जो है वो भिगो दिया और उसको उसकी पिस्टी बना दी और उसका भी लेप लगा दिया। तो और जो अगर हम उसमें समटाइम्स जो है वो अगर वहाँ पे पुए नहीं है या किसी तरह का वो नहीं है, तो मर्दन का भी चिकित्सा है, स्थानिक मर्दन भी कर सकते हैं। और त्रिफला गुग्गुल, केशोर गुग्गुल, इस तरह से काचनार गुग्गुल, इस तरह का भी जो है यहाँ उपयोग आया है। इस तरह की औषधियों को आभ्यंतर प्रयोग में हम ला सकते हैं। और बाकी जो है समटाइम्स लाइपोमा को हम लोग जैसे रवि बॉस बताएंगे कि कभी कभी हम लोग जो है वो शस्त्र कर्म के द्वारा भी उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सब कंडीशन डिपेंड करती है कि आपके पास क्योंकि आपने एकदम मॉडर्न की डायग्नोसिस बताई है, जबकि हमारे यहाँ इस तरह का लाइपोमा का वर्णन नहीं आया, और हम लोग यहाँ कोशिश यही करते हैं कि हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से ही स्टडी करें और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से ही उसकी संप्राप्ति और चिकित्सा बनाएं। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ कफ के प्राधान्य का देखते हुए, मांस मैदानी धातु की दृष्टि देखते हुए, और उस प्रकार से जो भी ग्रंथि है, जो भी दोष है, उसके आधार पर हमें चिकित्सा करना चाहिए। जी मैडम। मैम अगर जैसे आपने दूसरे की बात करी है, तो अगर जैसे वो पेशेंट है वो कफ वातज प्रकृति है, उसका मतलब जो खाना पीना है वो भी ज्यादातर कफज आहार विहार है और दीवा स्वप्न भी ज्यादा करता है, तो उसमें मैम अब उसको पेन होने लग गया है, मतलब वो कहता है कि वो स्ट्रेचिंग की वजह से है पेन। मैडम पहले तो ये बताइए कि इसकी साइट कहाँ है, किस जगह है? मैम साइट तो अब ज्यादातर ऑल ओवर बॉडी हो चुका है वो, अच्छा मतलब अच्छा जैसे चेस्ट में भी है और फोर आर्म्स में, लेग्स में भी हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वहां पे जो है, जैसे आपने बताया कि दर्द भी पेन बताता है, तो सब सारे उसमें पेन बता रहा है पेशेंट? जो मैम जो चेस्ट एरिया पे है ज्यादातर उन पे पेन होता है। अच्छा।
तो यहाँ ना स्पेशली जिस तरह से हम लोग बात करते हैं वहां पे हमारे हिसाब से थोड़ा सा फिर आपको लेखन द्रव्य का यूज करना चाहिए, जो कि हम लोग को देना है। तो जैसे यहाँ पे ताम्रभस्म के योग दे सकते हो आप, तो आरोग्य वर्धनी बट्टी आप दे सकते हो, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे शिला जतु और गुग्गुल, तो फिर चंद्रप्रभा बट्टी भी आप यहाँ पे दे सकते हो, है ना। तो खाने से पहले जैसे हम लोग अक्सर ही हम लोग करते हैं कि आरोग्य वर्धनी बट्टी को आप दीजिए। और समटाइम्स जो होता है भल्लातक रसायन या अमृत भल्लातक करके जो हम मिलता है, या फिर जो भल्लातक के भी योग है यहाँ पर, फिर इस तरह से किया जा सकता है। और अगर आप रक्त मोक्षण भी कर सकते हो तो वहां पे कहीं ना कहीं रक्त मोक्षण का भी, क्योंकि अब जब आप बता रहे हो कि ऑल ओवर बॉडी है, हम तो अभी स्थानिक सोच रहे थे कि 1 या 2 जगह लाइपोमा है, आप उसके लिए परेशान हो, तो स्थानिक है तो फिर समटाइम्स ऐसे केसेस में रक्त मोक्षण का भी कहीं ना कहीं अच्छा रोल है, तो रक्त मोक्षण भी किया जा सकता है। ठीक है मैम, एक्चुअली मैंने उसको एक बार दिया था, आरोग्य वर्धनी दिया था, कांचना गुग्गुल दिया था और वृद्धि बालिका बट्टी भी दी थी। हाँ तो मतलब मेरे को लगा नहीं कि वो इतना सबसाइड हो पाया। एक्चुअली मैडम वो आप जैसे मैंने बताया ना पहले, आप कोई भी डिजीज आप अगर डायग्नोज कर रहे हो तो उसकी साध्यता और साध्यता पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होना पड़ता है, क्योंकि अब हमारा शास्त्र पहले से ही बताता है, जैसे आपने बताया कि ऑल ओवर द बॉडी है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा कष्ट साध्यता पे जा रहा है पेशेंट आपका। तो ये 1 या 2 दिन की या 1 या 2 महीने के ट्रीटमेंट से नहीं होगा। इसका आपको पूरा मेरे हिसाब से पंचकर्म करना चाहिए एक बार पूरा, स्नेहन स्वेदन दीपन पाचन के बाद, और फिर वमन विरेचन, और उसके बाद इसको वस्ती कर्म तक ले जाके इसको एक बार रक्त मोक्षण तक लेके आना चाहिए। और उसको सारा बात बताना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मतलब एक कहते हैं ना सिटिंग करना चाहिए कि हर 15 दिन के बाद की देखिए आपके पास, क्योंकि आपकी यहाँ ये धातु कुपित हो चुकी है और आपका केस थोड़ा पुराना हो चुका है, आपके केस में हमें समय लगेगा। तो संशोधन चिकित्सा के साथ साथ अगर संशोधन चिकित्सा करेंगे तो मुझे लगता है कि रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी प्रणाम, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से। मैं आप लोगों से कल हम लोगों ने कास्ट चिकित्सा शुरू किया था और उस पर संभाषण शुरू किया था, तो अभी हम लोग ना उस पे ही चर्चा शुरू करेंगे। एक बात मैं और गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि मेरी एक छोटी बहन है जो सोलापुर कॉलेज से बीएमएस की थी, 2003 में पास आउट हुई थी बीएमएस। फिर उसने जमदग्नि सर से सीखा था और 5 साल प्रैक्टिस किया था। उसके बाद में उसकी शादी हो गई, तो उनके घर वालों ने एमडी करने नहीं दिया, लेकिन उसके मन में था कि मुझे एमडी करना है। तो उसने फिर एक ही एंट्रेंस दिया, और एंट्रेंस देने के बाद उसने नाडियाड कॉलेज में, जो जामनगर के अंडर आता है आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के, उधर से उसने एमडी में किया। तो आज उसका एमडी कंप्लीट हो गया, पास हो गई। तो मुझे आप लोगों से ये शेयर करना था। अब मैं जो हम लोग कास्ट व्याधि का देख रहे थे वो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल कास्ट का हेतु देखा, उसके बाद में हम लोगों ने संप्राप्ति देखा, पूर्व रूप देखे, फिर उसके बाद में सामान्य लक्षण देखे। अब हम लोग मेन व्याधि जो हम लोग देखेंगे अंशांश कल्पना से, तो वातज कास, 5 टाइप के कास होते हैं। तो सबसे पहले हम वातज कास का सिम्टम देखेंगे, और वैसे पेशेंट आते हैं उस पे आप लोग अपना अपना अनुभव बताइए। वातज कास में ऐसा बता रहे हैं कि हृद शंख मूर्धोधर पार्श्वशूली शमाननः क्षीण बल स्वराजः थोड़ा म्यूट रखिए आप लोग। वैद्य सिद्धेश जी, विक्रम सिंह जी म्यूट रखिए, घर की आवाज आ रही है। प्रसक्त वेगस्तु समीरणेन भिन्न स्वरा कासति शुष्कमेव, मतलब ऐसा बता रहे हैं कि जब वातज कास होता है तो उसमें क्या होता है कि शंख प्रदेश में, टेम्पोरल रीजन में खांसने से दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, क्योंकि रुक्ष गुण से कास का वेग बहुत जोर से आता है। उसके बाद में पार्श्व में, छाती में आगे पीछे सब जगह पार्श्व में शूल होने लगता है, और शरीर की कांति नष्ट हो जाती है, शरीर बल ओज क्षीण हो जाते हैं, अंग में बहुत ज्यादा रोमांच होता है, मतलब रोंगटे खड़े होते हैं। और कास वेग जो रहता है वातज कास, आप लोगों ने देखा होगा, अभी आप लोग बताएंगे भी, उसमें वो कंटिन्यू खांसी आती है, सूखी खांसी आती है बहुत ज्यादा, और उसमें ऐसा लगता है कि कुछ कफ निकल जाए तो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, लेकिन सूखी खांसी रहती है बहुत ज्यादा। और बहुत खांसने के बाद थोड़ा सा जो स्यान कफ निकलता है, लीन कफ निकलने के बाद थोड़ा सा आराम मिलता है, उसके बाद में बार बार वेग आने लगते हैं। और अगर हम लोग स्निग्ध रसात्मक, स्निग्ध गुणात्मक, अम्ल रसात्मक और उष्ण वीर्यात्मक या उष्ण गुणात्मक चीजें खाते हैं, तब इसमें थोड़ा रिलैक्स मिलता है, जो वायु के अपोजिट होता है। जैसे कि हमने थोड़ा घी खा लिया तो अच्छा लगेगा, कोई तेल पी लिया तो अच्छा लगेगा,
क्योंकि रुक्षता इतनी ज्यादा बढ़ी है। उसी तरह से थोड़ा गर्म चाय पी लिया, गर्म काढ़ा पी लिया तो अच्छा लगता है। थोड़ा लवण रसात्मक कुछ खा लिया, लवण भास्कर का चूर्ण वगैरह, उससे भी आराम पड़ता है। या सेंधा नमक को टंकन भस्म यष्टि मधु सीतोपलादि चूर्ण के साथ दे दिया तो उससे आराम पड़ता है। ये वातजकास होता है। और छोटे बच्चों में जो वातजकास होता है बहुत ज्यादा तकलीफदायक रहता है। छोटे बच्चे ना रोने लगते हैं क्योंकि उनमें स्त्रोतरोध बहुत ज्यादा होता है और रोग की गंभीरता बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। तो छोटे बच्चों में जो होता है तो कभी कभी खांसते खांसते उनको उल्टी भी आ जाती है, और उल्टी में कफ निकल गया तो उनको अच्छा लगता है। तो ये जो रहता है ना, इसको हम लोग वुपिंग कफ इस तरह से बोलते हैं, मराठी में डांगिया खोखला इस तरह से बोलते हैं। तो अब आप लोग बताइए कि वातजकास के पेशेंट आप लोग के पास आते हैं तो कैसा आप लोगों का अनुभव है, वो आप लोग शेयर करिए। अब हम लोग टॉपिक से डिस्कस करेंगे। डॉक्टर कंचन जी हैं क्या? डॉक्टर कंचन जी अभी नहीं आई हैं। हम लोग सभी वैद्य लोगों को बुलाते हैं। डॉक्टर पूजा अकुला जी, कुकुर खांसी जी। डॉक्टर रवि कुमार जी बोल रहे हैं कुकुर खांसी, जैसे कुत्ता भौंकता है ना तो उसको खांसी आती है, उस तरह से बार बार खांस खांस के वैसा कुकुर खांसी हो जाती है, लोकल भाषा में वो बोलते हैं। अब मैं किसको बुलाऊं? डॉक्टर कुसुम जी, आप बताएंगी सूखी खांसी आती है तो आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं और आप क्या चिकित्सा करते हैं? डॉक्टर कुसुम जी सुन पा रही है क्या? डॉक्टर कुसुम जी, डॉक्टर मिनल गुप्ता जी। हाँ जी सर, प्रणाम। प्रणाम सर, बताइए आपके पास सूखी खांसी के पेशेंट आ रहे हैं क्या अभी आजकल? नहीं सर, मेरे पास तो कि नहीं आते, पहले आए थे तो मैंने क्या दही का सेवन करवाया था और घी का सेवन करवाया था, तो उससे क्या है, ऐसे ही हो जाती है। ओनली क्या ड्राई कफ में। अच्छा। और साथ में जो होती है ये करपत जो भस्म होती है उसको अपन की मलाई के साथ दें तो खांसी सही हो जाएगी। जी। या ये कई बार क्या अत्यधिक जो होते हैं उष्ण और जो तीक्ष्ण जो चीज खा लेते हैं तो उससे भी क्या वायु का प्रकोप हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कि शीत वीर्य जो होता है, जैसे मान लो को ठंडा पानी हो गया या ऐसी कोई ठंडी चीज खाने से क्या है कि जो कास है वो क्या शांत हो जाती है। तो ऐसे 2-3 पेशेंटों पे मैंने अप्लाई किया तो वो सही हो गए। ठीक है। डॉक्टर आकांक्षा जी, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो सूखी खांसी के आते हैं, क्या सिम्टम? प्रणाम सर। क्या बताइए जी। प्रणाम सर। सर मतलब ऐसे ये तो बहुत कॉमन सा सिम्टम हो जाता है क्योंकि हमको यूजुअली घर पे भी देखने के लिए मिल जाता है बच्चों में, और बाहर पे भी ऐसे रहते हैं क्योंकि पेशेंट को कई बार ऐसा होता है कि खांसते खांसते एकदम सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। तो वातजकास का वेग बहुत तेज आता है, तो मतलब खांसने के बाद शिरशूल होना जैसा आपने बताया वो वैसा लक्षण मिलता है सर। तो इसमें सर जैसे आज आपने ज्वर के इसमें बहुत सारा जैसे बताया था लंघन पेया, तो इसमें पेया का बहुत इंपॉर्टेंस जैसे वाग्भट में भी श्लोक में ही बताया गया है, पहले ही श्लोक में चिकित्सा में। तो पेया का अगर हम यूज करते हैं दशमूल सिद्ध पेया, उसमें घृत या दशमूल सिद्ध घृत का यूज करते हैं पेया में, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। और बच्चों में जैसे छोटे बच्चों में है तो अगर बहुत छोटे छोटे से हमको मतलब योग सोचने पड़ते हैं, चिकित्सा सोचनी पड़ती है। जैसे कल अनुदिता मैम ने भी बहुत सारी चीजें बताई थी, वैसे ही सेंधा नमक और गोघृत का जब हम एप्लीकेशन छाती में और सामने करते हैं बच्चों में तो वो कफ पिघलाने का काम बहुत करता है। और स्वेदन है और चाटन चिकित्सा इसमें अवलेह के रूप में चित्रक हरित की है, या उसमें थोड़ा सा दशमूल घृत थोड़ा सा किसी भी फॉर्म में बच्चे को अगर आप खाना दे रहे हैं तो उस फॉर्म में करने से थोड़ा सा वात का अनुलोमन हो जाने से तो पेशेंट की खांसी में काफी फर्क पड़ जाता है सर। तो इसमें सर गुड़ मिला के पंचकोल पेया है या दशमूल क्वाथ से सिद्ध करके, तो ऐसे सब में सर वातजकास में अच्छा रिजल्ट मिल जाता है सर। और साथ में चांगेरी घृत भी कभी कभी यूज करने से नहीं हो तो अगर पिछू भी रख देते हैं बच्चों में छोटा सा कॉटन का गोला बना के, तो भी अगर वो वात का अनुलोमन कर देता है तो थोड़ी से वातजकास के लक्षण पेशेंट में कम हो जाते हैं। जी सर। ठीक है, थैंक यू। अभी और किसको बताने? डॉक्टर अंजू जी, आपके पास पेशेंट आते हैं तो ये वातजकास के पेशेंट आपको डायग्नोज करने को आते हैं क्या? डॉक्टर अंजू जी। जी सर। जी सर। कैसे होते हैं ये लक्षण बताइए सभी लोगों को। सर मेन सिम्टम तो उनको वही बार बार कास आना या रात के समय में ज्यादा कास आना, ये सिम्टम होता है। तो फिर इसमें
अपने मतलब खुद में बच्चों के लिए तो वही मैं जो मैम ने अभी बताया, उसके गले पे घृत की जो अभ्यंग कर दिया, छाती पे पीछे। और बड़ों के लिए अगर करूं तो फिर उनको सर मैं कंटकारी घृत ऐड करती हूँ साथ में 40 अच्छा, घृत कल्पना देती हैं आप। जी ठीक है, सर। बहुत बढ़िया आपने बताया। अभी हम डॉक्टर कंचन जी को बुलाते हैं। डॉक्टर कंचन जी, आपके पास पेशेंट आते हैं तो कैसे आपको लक्षण दिखते हैं वो बताइए, और चिकित्सा क्या देते हैं वो बताइए, वातज कास को ध्यान में रख के। सर वातज कास के पेशेंट जब आते हैं ना, तो सबसे पहले तो वो एक ही कंप्लेंट करते हैं। एक बार जब खांसी स्टार्ट हो जाती है तो वो रुकती नहीं है, मतलब वो इतना ड्राई कर देता है, मतलब पूरा कंठ जो है वो पूरा ड्राई हो जाता है। और उनकी खांसी काफी लंबे समय से चली हुई आती है, जैसे कि 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, ऐसे चलती रहती है। और वो पेशेंट कंप्लेंट करता है खांसते खांसते कि पार्श्व में शूल हो रहा है, उरस शूल हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है और बहुत ज्यादा ड्राइनेस है गले में। तो सर मैं ऐसे अगर पेशेंट ने कंप्लेंट बोला तो उसको मैं वातज कास करके डायग्नोसिस करके करती हूँ। तो मैं उसमें सिंपल मेडिसिन जैसे मुलेठी चूर्ण, उसमें स्फटिक भस्म ऐड करके वो दूध के साथ पीने के लिए देती हूँ। और इरिटेशन बीच बीच में उनको दोपहर में भी हो रहा होता है तो लवंगादी वटी को चूसने के लिए देती हूँ, ताकि वो ड्राइनेस कम हो जाए उनके गले का। और खाने में उनको बोलती हूँ कि जैसे घी का इस्तेमाल हो उनके खाने में। और थोड़ा सा सर जैसे मॉर्निंग में वो नहाते समय एक अभ्यंग बोलती हूँ, जैसे छाती पे थोड़ा सा नमक और तिल का तेल लगा के हल्के से मसाज करे, पीछे के साइड में भी और आगे के साइड में भी। हेलो। हाँ जी, बोलते रहिए। हाँ, बहुत बढ़िया बता रही है। और आपको ऐसा हेतु क्या मिलता है कि वातज कास हुआ है, क्या हेतु से ये बढ़ता है? सर मोस्ट ऑफ ऐसे देखती हूँ कि जैसे बहुत रात्रि का जागरण हो रहा है उसका, या फिर उसने बहुत ज्यादा जैसे कि मसाले वाली चीजें खाई है, स्पाइसी चीजें खाई है। तो ऐसे मोस्टली यही दिखता है कि अगर कुछ बहुत सारा नॉनवेज खाया है और उसके साथ कभी कभी वो ड्रिंक्स ले लिया है या फिर कोल्ड ड्रिंक ले लिया है, तो ऐसे हेतु मिलते हैं सर। जी। और या फिर कभी-कभी ऐसे भी होता है। आहारात्मक, आहार में कुछ ऐसे दिखता है हेतु? ये तो विहारात्मक बता दिया आपने। सर खाने में भी ऐसे मिलता है कि बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई चीजें जो खाते हैं, जैसे अभी अभी कम जैसे कि दिवाली सीजन चालू है तो ये जैसे फराल खा रहे हैं बहुत ज्यादा रुक्ष आहार, जैसे खाकरा खा लिया। कभी कभी वो खाकरा बहुत ज्यादा खाने की वजह से भी बहुत सारे पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि ड्राई ड्राई कफ हो रहा है करके। और सर ऐसे भी होता है कि बहुत सारी फीमेल्स जैसे कि अभी फेस्टिवल सीजन चालू है तो थोड़ी साफ सफाई कर रही है, कुछ कर रही है, तो वो जो जो डस्ट होती है या फिर जो भी साफ सफाई के लिए मतलब जो भी घर में सब चीजें साफ करती है, तो उनमें भी वो एलर्जी टाइप का दिखता है, पर वो लक्षण पूरे वात के ही होते हैं सर उसमें। जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। असली में ऐसे चर्चा होनी चाहिए, एक व्याधि और उस पे एक एनालिसिस आप लोगों का, क्योंकि ये अनुभव जन्यम ज्ञानम, अनुभव जो रहता है ना वही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। किताब तुम में से को हम पढ़ते हैं, आप लोग जिस लोगों को और कोई भी डाउट है आप सब लोग पूछ सकते हैं वातज का से रिलेटेड। अभी हम डॉक्टर पूजा कुल्ला जी से पूछते हैं, या डॉक्टर रवि कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सर मेरी एक शंका है जी, कि सर दही दे सकते हैं नहीं सर? सर आवाज कट रहा है आपका। सर मेरी एक शंका है कि दही दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? दही तो ठंडा रहता है ना, तो वातज कास को बढ़ा देता है, एग्रेवेट कर देता है, दही नहीं देना चाहिए। जी सर, जी जी सर। डॉक्टर रमन गर्ग जी, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो सूखी खांसी के पेशेंट आते हैं, तो थोड़ा सिम्टम बताइए और आप क्या देते हैं चिकित्सा वो बताइए। सर क्या है, दही में स्निग्ध गुण होता है ना जी, दही में स्निग्ध है, उष्ण गुण है ना, तो इसलिए वो उस पे भी काम करता है ना कई बार। घी तो स्निग्ध है और उष्ण है बराबर, वायु का शमन करता है। दही नहीं करेगा क्या? जैसे दही जो है वो ठंडा है, वो तो वायु का प्रकोप कर देता है। रात को दही खाइए, दिन में खाइए, तो कफ को जमा, कास तो कफ के अवरोध से होता है ना, तो दही खाने से तो कफ और बढ़ेगा, वायु भी बढ़ेगा, दही खाने से तो बढ़ जाता है खांसी। नहीं, वापस कास है ना सर, आप एक ही चीज को मत कंसीडर करिए, दही पूरा चीज को देखिए, अभिसंधि होता है, स्त्रोतोरोध और बढ़ा देता है।
तो सर इसमें सर एक्चुअली वो वातज कास में ना अम्ल रस का बताया गया, तो अम्ल रस का मतलब वहाँ पे आप अनारदाना वगैरह यूज कर सकते हैं, दारिम का कोई भी कल्पना यूज कर सकते हैं, बट वो दही कैसे यूज कर सकते हैं? दही तो अभिसंधि होता है और मैं कई बार मैंने ऐसा यूज किया है तो वो सही हुआ है। कास का जो वेग शांत हुआ है बिल्कुल। ऐसा कैसे से वो इसमें वातज कास का बोल रहे हैं कि पित्तज कास का बोल रहे हैं? उसमें वातज कास का है। अच्छा, तो उसका जो कास का वेग है बिल्कुल शांत हुआ है। तो उसमें आपने उष्ण दवाइयां दी होंगी कुछ? हाँ हो सकता है। आपने क्या दवाइयां दी? मैं तो सर ये जैसे इस वाली बस में है और साथ में ये सीतोपला दी है, गोधन दी है और अबरक बस में ये देते हूँ साथ में। और क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि एकदम ड्राई होती है तो उसका घी का जैसे चूरमा होता है रोटी में, तो वो देने से भी क्या ठीक हो जाता है वो। ज्यादातर जो पेशेंट आते हैं वो कफज कास के होते हैं और एक वो अभी फिलहाल वातज कास की चल रही है। पित्तज कास का भी पेशेंट मैंने देखा सर, एकदम आंखें लाल सी हो जाती है एकदम भयंकर। तो वो भी जब वो आएगा तब मैं उसका बताऊंगा सर टॉपिक। तो सर इसका मैंने दही का आप जो बता रहे हैं ना, जो बता रहे हैं हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा, कांटे से कांटा निकालना, उस हिसाब से तो ये सही लग रहा है क्योंकि आपने दही का प्रयोग किया। वो दही जो है अभिसंधि होता है, तो जो मेडिसिन है वह कफ के स्थान पर लेके जाना है हमें। तो दही अभिसंधि है, वो मेडिसिन को उधर लेके जाएगा और फिर उसका कार्य होगा। तो लेकिन सर हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा के हिसाब से ये सही लग रहा है। हाँ, क्योंकि इसमें सर मेन दो गुण भी तो है ना। अभिसंधि चलो ठीक है, स्निग्ध भी तो गुण है ना जो वात का क्या संबंध करेगी ना। लेकिन हर खांसी में, सूखी खांसी में दही खिलाएंगे तो बढ़ जाएगा वो। हाँ वो हो सकता है कि हर सूखी खांसी में क्या बढ़ सकता है। ठीक है, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया सर, बहुत खुशी हुआ आपने एक चीज नहीं बताई। सर, नहीं सर, मैंने बहुत सारे पेशेंट पे ऐसा किया, अप्लाई किया है वो। और मैं ऐसा सोच के देता हूँ कि आप इसको, जैसे मान लो उसको क्या ड्राई कफ है तो मैं उसको बोलता हूँ आप दही सेवन करो। ड्राई होके वो कफ जो है वो कफज गास में बदल जाएगी। फिर उसको अपन ने क्या कि कफज गास की चिकित्सा तो बहुत सारी बता रखी है। वातज गास में थोड़ा सा क्या कि पेशेंट के घी वगैरह जैसे लेने में दिक्कत होती है। और कफज गास में क्या सोर्टोरोल होता है तो क्या मेडिसिन के फास्टली काम करती है। जैसे सीतोपलादी है, अब्रकबस में है, गोदंती है, टंकण है, तो वो फास्टली काम करती है। तो एक ये अपन कह सकते हैं कि जो अपन कहते हैं कि मतलब व्याधि को डायग्नोस करने का एक तरीका है। अब मैं वो माधव निदान में एक वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो उसमें अपन ये डायग्नोस करते हैं कि वातज है, ये कफज है, ये पित्तज कास है। यदि वातज कास होगा तो आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ स्निग्ध और उस उष्ण गुण से ही वो शांत होती है। बाद बराबर। में जी आप कंक्लूड करिए क्योंकि आगे भी बढ़ना है हमें। हाँ हाँ ठीक है, आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया। इसके बाद में हम लोग और लोगों से पूछते हैं। डॉक्टर चिराग त्यागी जी, डॉक्टर मंगला जी, आप लोगों ने वातज कास के पेशेंट देखे हैं क्या? क्योंकि हमें सभी को लेना है, सभी का समझना है कि आप लोग किस तरीके से करते हैं। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, आप वातज कास का डायग्नोसिस और चिकित्सा किस तरह से करते हैं वो बताइए कृपया। डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी सुन पा रहे हैं क्या? शायद नहीं सुन पा रहे हैं। डॉक्टर रमन गर्ग जी। सर नमस्कार। हाँ प्रणाम सर। आप वातज कास के पेशेंट को कैसे देखते हैं, मतलब कैसे डायग्नोस सर करते हैं? देखिए, वातज कास में पहला प्रधान जो कारण तो वो कफ का ही होता है सर, वो भी अपान क्षेत्र में होता है। और वहां पर लीन जो कफ होता है ना, वो आपको अवरोध पैदा करता है जिससे वायु, अपान वायु जो है वो विमार्गमन होकर के उदान वायु और बयान वायु को विकृत करके साथ में प्राण वायु भी विकृत होती है और पेशेंट को वातज कास क्रिएट होता है। तो आपको यहाँ पर तो पहले कफ का विलीन करना है। जो डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ दी है वो कफ का चिकित्सा पहले कर रहे हैं, जो उनको पता नहीं है। और उनको लग रहा है कि दही के देने से उनको कफ का मैंने वातज कास उनका ठीक हो रहा है। ऐसा नहीं है सर। वहाँ दोष का पाचन करना होगा, साथ में वातानुलोमन करना होगा, लेकिन पहले पाचन करने के बाद वातानुलोमन करना है, न कि दोनों काम एक साथ करना है। अगर हम किसी घर को दरवाजा खोलते हैं, सामान लाते हैं, गेट बंद करते हैं, दैट इज द करेक्ट थिंग। लेकिन पहले ताला बंद कर देंगे फिर जाके सामान लेने जाएंगे तो नहीं मिलेगा सर।
तो जो पहला करना है वो पहला कर्म होगा, सेकंड कर्म सेकंड होगा एंड थर्ड कर्म थर्ड होगा। सो यहाँ पर पहले कफ का पाचन करना है, उसके बाद वातानुलोमन करना है। ये अपने अगर दोष प्रतिनिक में जाते हैं और दादी प्रतिनिक में जाते हैं तो चंद्रामृत रस से सर वो सब दे सकते हैं सर। और पेशेंट को सूखी खांसी होती है, बिना कफ निकले ये। और वो कफ जो है ना, जैसे वूपिंग कफ है या उसके पहले का जो कंडीशन होता है उस तरह का प्रेजेंटेशन पेशेंट लेकर के आता है। और उसमें कास्कली जो बोला गया है कि जो शब्द होता है पार्टिकुलर उस तरह का शब्द रहता है। बेसिकली मॉडर्न में इसको लोग फेरिंजाइटिस से टैली करते हैं, बट वो एक्चुअली फेरिंजाइटिस के ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट को रिलीफ मिलता नहीं है। यहाँ पर सर अपने को पेट की चिकित्सा करनी है तभी वो पेशेंट ठीक होगा। इसमें किसी को ग्रहणी का एसोसिएशन, कफज ग्रहणी हो सकती है, इस तरह का एसोसिएशन होता है। किसी को पक्वासेगत वात का एसोसिएशन हो सकता है, किसी को कफज आदमान हो सकता है या कफज अना हो सकता है, तो उसको भी ध्यान में रखने का है। मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। ठीक है डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, आप ग्रुप में आए हैं क्या नवंबर वाले में? हाँ सर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, क्योंकि आपको सब लोग ढूंढते हैं कि मनोज जी कहाँ हैं। नहीं सर, ज्यादा। बहुत बढ़िया, ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर सोनाली जी। जी सर। अच्छा ठीक है डॉक्टर सोनाली जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर अनुप्रीता शिंदे जी, आपने वातजकास के पेशेंट को देखा होगा और आप क्या डायग्नोज करती है, कैसे करती हैं और क्या चिकित्सा देती हैं, वो बताइए, नहीं तो मैं पित्तजकास पे आगे बढ़ूंगा। डॉक्टर अनुप्रीता शिंदे जी सुन पा रही हैं? हाँ सर। सर मैंने जैसे कल बताया, अभी से भी वेदना बताया, वैसे शुक्रपूर्ण विलासिता रहती है जिसमें तोदवत वेदना रहती है और वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेता। उसका जो वेग है, इससे हम लोग वो वातज है। और सर जो भी मैं द्रव्य बनाती हूँ ना, उसमें उसका जो अनुपान रहता है वो उसमें घी मिला के वो चाटन करने के लिए बोलती हूँ, दिन में 3 बार। तो 1 या 2 चाटन में उनको आराम गिरता है। और सर एक 15 दिन पहले एक ऐसी बात हो गई कि मेरा एक रिलेटिव थे, उनके बच्चे का 2.5 साल का बच्चा था। 3-4 दिन से उसको ड्राई कफ था। उन्होंने बहुत सारे पेडियाट्रिशियन को दिखाया था, लेकिन वो आराम नहीं कर रहा था। और वो टिपिकल वातज चीज जो शाम को शुरू होता था और रात भर वो बच्चा खांसता था। 3 दिन उसको बिल्कुल नींद नहीं थी। तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि ऐसा हो रहा है। तो मैंने सिर्फ सिंपली इसको ये बोला कि आप दूध उबालिए, दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल के उबालिए, और वो जब भी आप उसको छान लें तो उसमें बस 2 चम्मच गाय का घी मिला के उसको पीने को दीजिए। उन्होंने दिया और वो बच्चा आराम से रात भर सो गया। फिर अगले दिन भी मैंने उनको ऐसे ही करने बोला, तो बाकी की मेडिसिन उन्होंने बंद कर दी और सिर्फ इसी डोज को वो देते रहे और वो पूरा ठीक हो गया सर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर सुशील जी, डॉक्टर एमवी सुशील जी बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर है भोपाल में, तो सर का एक्सपीरियंस हमें सुनना चाहिए। डॉक्टर सुशील सर सुन पा रहे हैं क्या? शायद सर नहीं सुन पा रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार धवन जी, आप लोग बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हेलो। आज सर सुशील सर, आपके पास कास के पेशेंट आ रहे हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए। सर मेरे पास एक लॉकडाउन के टाइम का एक बच्चा आया था, करीब 5 साल का था। उसके पास था वातज कास था और पिछले 5 साल से चल रहा था। उसका जब 8 महीने का था तब से चालू हुआ था और उसको कंटिन्यू उसने सभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया था, पेडियाट्रिक्स को भी दिखाया था, पर वो आराम नहीं हो रहा था। कंटिन्यू खांसी चलती थी उसको, चलती थी तो नहीं चलती थी तो दिन भर नहीं चलती थी, बट रात के टाइम एग्रीवेट हो जाता था। तो वातजकास डायग्नोस करके मैंने उसकी चिकित्सा की बच्चे की। तो मैंने उसको जो दिया भस्मौषधि दी थी, उसमें सीतोपलादी चूर्ण था, प्रवाल पिष्टी था, चंद्रमत रस था और अभ्रक भस्म था। इसको मैंने घी के साथ में उसका सेवन करवाया। तो 10 से 15 दिन में जो 5 साल पुरानी खांसी थी वो पूरी की पूरी ठीक हो गई। उसको मैंने करीब 1.5 महीने ट्रीटमेंट दी और 10 मूल रसायन का सेवन करवाया, रसायन में 10 मूल रसायन। तो वो बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया बताया सर। ये ना अनुभव जो आपने बताया है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये बहुत सारे लोगों को और इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कि हमें भी 10 मूल रसायन का सेवन कराना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बुलाया। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बताया आपने। ओके। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो पित्तजकास में मैं जाऊंगा। डॉक्टर तापस जी, आपके पास पेशेंट आते हैं क्या?
ऐसे वातज कास के। डॉक्टर तापस, हाँ सर, नमस्कार सर। बताइए अपना एक्सपीरियंस बताइए। सर एक्चुअली वातज कात के पेशेंट का मैं डायरेक्टली, जैसा भी बताया सभी ने कि पहले आम का पाचन वगैरह करना पड़ता है, वैसे ही मैं भी करता हूँ। मैं सबसे पहले तो आम पाचन करता हूँ, उसके बाद में फिर एक विरेचन देता हूँ। मैक्सिमम पेशेंट जब भी वातज कास के आते हैं मेरे पास, तो सबको कॉन्स्टिपेशन रहता ही रहता है। तो एक विरेचन देने के बाद उनका पूरा 2 दिन में ही उनकी कास ठीक हो जाती है पूरी। तो विरेचन में आप क्या देते हैं, क्या? एरंड तेल देता हूँ मैं जी। गंधर्व अस्तादि तेल जो आता है, मतलब तेल का देते हैं, स्निग्ध हाँ, विरेचन। रात में दे देता हूँ सोने से पहले। जी। तो वो लेके या तो दूध में ले लेते हैं वो, या फिर थोड़ा गर्म जोर से बोलिए ना तापस जी, माइक के पास। गर्म पानी में लेते हैं सर, या तो फिर दूध के साथ। जी। 1 चम्मच या 2 चम्मच 5 ml या 10 ml के आसपास लेते हैं वो। उससे विरेचन हो गया एक बार, तो फिर कास 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। जी। आप लोग देखिए कितना अच्छा चिकित्सा सिद्धांत इन्होंने बताया कि ये स्निग्ध विरेचन देते हैं तो पेशेंट को वायु जो है वो अनुलोमित हो जाती है, अपान वायु, तो अपने वो संप्राप्ति भंग हो जाती है। कितना बढ़िया बताया। हाँ सर, बस इतना करता हूँ मैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है, बाकी और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है फिर। बहुत बढ़िया बताया आपने, एक एक चीज जो लोग बता रहे हैं सब बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं जी। एक डॉक्टर सविता जी कुछ बता रहे हैं। सविता जी, सविता वांगी जी, आप कुछ बताएंगी वातज कास के पेशेंट में आपका कुछ नया योग? या रमनगंज जी आप बताइए कुछ, केवल वातज कास को ध्यान में रख के बताना है। या डॉक्टर उमा रानी जी ने आपने कुछ तो लिखा है रोगम बादाम तेल का। डॉक्टर उमा रानी, महान काली, डॉक्टर अनुप्रीता जी पूछ रहे क्या बताएं? ये बताते हैं कि मैं एरंड तेल देता हूँ या गंधर्व हस्ती आदि तेल का देता हूं तो उसे विरेचन हो जाता है, तो वायु जो है अनुलोमित होके खांसी में फायदा हो जाता है। डॉक्टर रिजवान जी आप कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। सूखी खांसी में आप लोग क्या देते हैं? सूखी खांसी। डॉक्टर उमा रानी जी, शायद मैम खाना बना रही है। डॉक्टर नवीन गौतम जी, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए आप कैसे डायग्नोज करते हैं, क्या दवाई देते हैं? कुछ अलग दवाई बताइए जी। अपामार खार घी के साथ और मिश्री मिला के थोड़ी जी, तुरंत काम करती है। और इसमें इसका एक बढ़िया सिम्टम ये रहता है कि वातज पित्तज कास दोनों में ड्राइनेस होती है, लेकिन उसको डायग्नोज इस तरीके से भी आसानी से कर सकते हैं। अगर ठंडा पानी पिया तो वातज कास होगी तो वो बढ़ जाएगी, और पित्तज होगी तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा पेशेंट को। ठंडा पानी पीने से आराम मिलता है। तो अगर वातज कास होगी तो वो पीने से और ज्यादा बढ़ जाता है, ठंडा पानी पीने से। पित्तज में भी ड्राइनेस ही रहती है, तो दोनों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सी है, तो इससे आसानी से निकल सकते हैं कि ये किधर जा रही है जी। और इसमें अपामार खार चलती है, मुलेठी सतवी चल जाता है साथ में, ताली शादी चूरन। तो शहद इस्तेमाल नहीं करते वातज कास में। अच्छा, आप शहद नहीं यूज करते? जी, घी का इस्तेमाल करते। घी का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा ठीक है। डॉक्टर आंवला के मुर्दे की चाशनी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं कई बार, अगर घी से थोड़ा पेशेंट की देना नहीं चाहता तो मेडिसिन को। आंवले की मुरब्बे की चाशनी। अच्छा, आंवले की मुरब्बे की चाशनी, ये अम्ल रसात्मक भी हो गया, मधुर भी हो गया, वायु का शमन कर देगा। जी जी, बहुत बढ़िया बताया आपने, थैंक यू सर। एक डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी आई हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर है। डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी आप सुन पा रही हैं क्या? आपके पास सूखी खांसी के लेके पेशेंट आते हैं वातज कास के, तो आप क्या देती हैं डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी? या तो फेस डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी आपका आवाज बहुत डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। डॉक्टर रोमा गुप्ता जी आप कुछ बताएंगी वातज कास में क्या देती हैं आप लोग? डॉक्टर प्रभात पांडा जी, डॉक्टर नरेश कुमार जी, मैं देखिए सभी लोगों को बुला रहा हूँ, सभी को चांस मिल रहा है संभाषण में पार्टिसिपेट करने का। डॉक्टर गौतम ध्रुवे जी,
आप लोग अगर बोलना नहीं चाहते हैं तो मैं आगे बढ़ता हूँ, पित्तजकास बताता हूँ। अगर किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं अनम्यूट करके। वातजकास में आप लोग क्या देते हैं, कुछ अनुभव होगा तो। उमा गुप्ता जी प्रणाम आप। सर। हाँ प्रणाम, सर बताइए। मेरे बेटे को लास्ट ईयर काफी प्रॉब्लम हुई थी, अच्छा, तो उस कैसे वक्त क्या क्या एंटीबायोटिक symptoms थे? नेबुलाइजेशन ये सब बताया गया था, पर मैंने उसको सितोप्लादी दिया था सर घृत से। जी सर उसको इंस्टेंट रिलीफ आया था, फिर मुझे उसे नेबुलाइज और स्टेरॉइड कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ी तो थी। क्या सिम्टम कैसे थे, आपने कैसे? सर उसको सूखी खांसी थी, प्रतिसाय से स्टार्ट हुआ था, फिर ज्वर हुआ था जी और बहुत ज्यादा सूखी खांसी थी, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी सर। जी रेस्पिरेटरी रेट काफी बढ़ा हुआ था, जी तो घर में सारे लोग घबरा गए थे कि अब इसको एडमिट करना पड़ेगा, पर मैंने दिखा के लाया, पर मैंने दी अपनी दवाई और वो ठीक हो गया और रात में सो भी गया। केवल सितोपलादी चूर्ण से? जी सर, सिर्फ सितोप्लादी और घृत। घृत दिया था ना, वही तो घृत सितोपलादी। दिया था सर। व्याधि प्रतिनिक भी दिया और घृत भी दिया आपने। जी सर, जी सर। वासवले वो खा नहीं पाया सर, उसने वॉमिट कर दी, वो देने की कोशिश की थी बट उसने खाया नहीं। जी सर नमस्कार। हाँ प्रणाम सर, बताइए। एक नई चीज बोल रहा हूँ, हाँ हमारे सारे ग्रुप के लोगों को काम आएगा। हाँ, जो भारंगी होता है ना सर, उसका भारंगी। अर्क निकाल करके लोग अगर इंस्टेंट किसी को नेबुलाइजेशन करेंगे ना सर, तो हाँ इट विल वर्क मोर पोटेंट देन ड्यूलिन और लिवोलिन के जो नेबुलाइजेशन होते हैं ना सर, उससे हाँ ज्यादा वो पोटेंट काम करता है सर। हाँ भारंगी का अर्क या सोमलता का अर्क होता है ना सर, इन सब चीजों को अपने नेबुलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं सर। हाँ ये सर कोई नहीं यूज करता, मैं आपको बता रहा हूँ। जी। इसके ऊपर थीसिस हो चुका है सर। कैसे करते हैं नेबुलाइजेशन, फिर से बताइए। भारंगी सर और अर्क होता है ना, अर्क को उबाला हुआ पानी लीजिए, उसमें मिला दीजिए, जैसे जो प्रोसीजर है, हाँ। अर्क को पानी में मिला करके नेबुलाइज करवा दीजिए। अच्छा, मतलब ब्रोंकोडायलेटिक। हाँ, एक कंपनी ने तो यहाँ तक कि एक नेबुलाइजेशन का वो बनाया, नाम मैं भूल रहा हूँ, फिर दोबारा कभी मिला तो भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है। तो ये चीज जो है ना सर, इंस्टेंट रिलीफ देती है। जी, बहुत बढ़िया बताया। इसका डोज बस 1 ml का रहेगा सर, जैसे 1 ml अपने यूज करते हैं, 4 ml वाटर यूज करते हैं ना, सेम प्रोसीजर, लेकिन यूज करना है अर्क। जी ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बताया आपने। डॉक्टर रिजवान जी, आप कैसा यूज करते हैं, क्या क्या मेडिसिन बताइए कृपया। सर एक्चुअल में मैं सर से पूछना चाह रहा था, डोज भारंगी अर्क का कैसे डिसाइड करेंगे। मनोज अग्रवाल जी, आपसे प्रश्न है। सर 1 ml की मात्रा लेंगे अर्क का और उसी में 4 ml मिलाएंगे, जैसे यूजुअल अपने यूज करते हैं ड्यूलिन लिवोलिन वगैरह। इट वर्क्स सेम सर उसमें। जी सर उसमें एनएस वाटर लेंगे या फिर नॉर्मल वाटर यूज कर सकते हैं। बॉइल्ड वाटर लीजिए, आधा घंटा उबाला हुआ ठंडा करके। जी थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा। डॉक्टर रिजवान जी, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं। सर एक्चुअल में मैं अभी पास आउट हूँ, अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। तो आपको आयुर्वेद में इंटरेस्ट है ना। जी बहुत सर। तो आप ना आयुर्वेद का प्रैक्टिस करिए, कोई भी आपको चीज डाउट वगैरह हो आप इधर आइए और हमसे पूछिए, हम आपको सॉल्व करेंगे, हम आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। जी थैंक यू। थैंक यू। एक डॉक्टर मनीषा चौहान जी आई हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर है ये, महाराष्ट्र की। डॉक्टर मनीषा चौहान जी, आप सुन पा रही हैं क्या। नहीं सुन पा रही हैं। डॉक्टर मीना नागर जी, आप लोग, मैं ना सभी लोगों का सुनना चाहता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा अच्छा चीज बता रहे हैं, सभी से ज्ञान मिल रहा है। डॉक्टर संदीप कुमार जी, डॉक्टर स्मिता जी, डॉक्टर वैशाली जी, देखिए मैं सभी लोगों को बुला रहा हूँ। शायद किसी, डॉक्टर मीना नागर जी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं राजस्थान में, ये बताएंगे कुछ। डॉक्टर मीना जी बताइए। नमस्ते सर। जी बताइए। सर एक्चुअली मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, एमडी पास आउट किया है सर मैंने। तो क्या हुआ, आपके हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं आते सूखी खांसी के। सर आते हैं सर, मैं मतलब सूखी खांसी में सर तालीशादी चूर्ण यूज में लेते हैं सर हम लोग, मधु के साथ, और उसमें थोड़ा मतलब गोदंती और टंकन भस्म, साथ में मधु एष्टी का चूर्ण मिला देते हैं सर। और कोई स्निग्ध चीज देती है घी के साथ, अनुपान क्या देती है सूखी खांसी में।
सर घी मिलाते हैं ना सर, और मधु कम मात्रा में और थोड़ा घी मिलाते हैं सर। जी जी, ठीक है, बहुत अच्छा बताया। और सूखी खांसी के पेशेंट कैसे देखे हैं आपने, वो बताइए। सर वही मतलब उन्हें जब बात का काल होता है तब सर ज्यादा वेग आते हैं और वो एक साथ मतलब बहुत देर तक खांसते रहते हैं पेशेंट्स, और रात में उनको जो है ज्यादा दिक्कत होती है सर, मतलब उठ जाते हैं नींद से इस तरह से, और थोड़ी सांस में तकलीफ बताते हैं, रात के टाइम पे ज्यादा बताते हैं, या जब शीतकाल होता है या थोड़ी ठंड के टाइम पे ज्यादा बताते हैं सर। और बाकी उनका हेतु क्या में आपको मिला, क्या हेतु से बढ़ा हुआ है वातज का? कोई भी मतलब एक तो सर कॉन्स्टिपेशन भी कहीं में मिलता है सर, और साथ में ठंडी चीजें ज्यादा सेवन करने की वजह से होता है जी। सर ज्यादा। तो डॉक्टर तेजस मोदी जी ने कहा कि दही खिलाते हैं वो, तो आपको क्या इस पे क्या बोलना है? जी सर। डॉक्टर तेजस मोदी जी ने कहा कि मैं दही खिलाता हूँ पेशेंट को और दवाइयां देता हूँ वातज का के पेशेंट को। एक्चुअली सर भाव प्रकाश ग्रंथ में सर बताया हुआ है कि सर्वेशु काल सर्व कालम पीनस रोगेशु जात मात्रेशु मरीचम गुडेन दधना पुंजित नरह सुखम लपते। तो सर उसमें इस तरह से बताया कि सभी प्रकार के जितने भी पीनस रोग होते हैं उनमें सर गुड़ मरीच और दही का सेवन जो है उससे मनुष्य को सुख प्राप्ति होती है, ऐसा मैंने भी पढ़ा था सर भाव प्रकाश। जी, मतलब हम आपको नहीं बुलाते तो हमें कैसे पता चलता है ये चीज, ये सीक्रेट बात? सर ये सर मैंने भी पढ़ा था सर, पर उसमें साथ में गुड़ और मरीच और दही ये उससे सुख प्राप्ति होती है। अच्छा, जी पढ़ा था भाव प्रकाश में। और आप इतने दिन से बोल भी नहीं रही थी, इतना नॉलेज है आपको, देखिए हमने आपको ढूंढ निकाला। सर मुझे ना सर एक एसएलई का केस डिस्कस करना था सर, जब भी मतलब एसएलई का केस, ठीक है, कब लेंगी? मतलब सर उनको मेरे पास मतलब उसकी सारी डिटेल्स मैं आज संभाषण में रखना चाहती थी, पर सर आप पढ़ा रहे हैं तो सर पहले ये कंप्लीट करेंगे सर। तो ठीक है ना, थोड़ी देर के बाद शुरू कर देंगे। मैं अभी 2-3 लोगों को बुला के फिर एसएलई का केस देख लेंगे। पेशेंट को अगर बुलाना चाहती हैं तो बुला सकती हैं यहाँ पर। सर नहीं सर, पेशेंट तो नहीं है, पर मैंने सारी डिटेल्स सर ले लिए सर पेशेंट से। तो मैं 2-3 लोगों को थोड़ा चांस दे देता हूँ, फिर आपके पास आते हैं, ठीक है? रुक जाइए थोड़ा। डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम, आप कुछ बताना चाहती हैं क्या वातज का पे? आपका अनुभव, आपका ज्ञान सभी को बताइए क्या। हेलो जी सर, नमस्कार सर। अभी जो मैडम ने दही गुड़ और मरीच का बोला है, तो मैं थोड़ा उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। भाव प्रकाश में अगर पहले कहा गया है तो व्योसादिवटी प्रतिश्याय में जिसमें गुड़ और मरीच होता है वो उस संदर्भ में हो गया, प्लस प्रतिश्याय में कड्डी सेवन के लिए हम बोलते हैं तो वो उस संदर्भ में हो गया। तो इसमें संदर्भ भी देखना होता है मेरे हिसाब से। ठंडा दही वैसे प्रतिश्याय में नुकसान करता है और खांसी में भी नुकसान करता है सर। सर एक्चुअली मैं मतलब मैंने ये यूज में नहीं लिया था, पर सर मैंने पढ़ा था तो सर बस मैं वही बता रही थी। नहीं तो मैंने इसी संदर्भ में बताया ना, व्योसादिवटी प्रतिश्याय का रोगाधिकार है जी सर। और उसमें गुड़ होता है और मरीच होता है, आप देख लेना चाहे तो वो उस संदर्भ में हो गया। और दही जैसे कड्डी हम बना के खाते हैं यहाँ राजस्थान में, तो किसी को जुकाम होता है ना तो केवल कड्डी से ही ठीक हो जाता है। गरम गरम कड़ी, लहसुन युक्त कड़ी हम कहते हैं ना पेशेंट को, तो केवल वो कड़ी से ही तैयार हो जाता है प्रतिश्याय का पेशेंट। तो अगर उसको दही ठंडे दही के रूप में कहा जाए तो मेरे ख्याल से तो उसको नुकसान होगा मैडम। हो सकता है सर, मैंने यूज में नहीं लिया, पर सर तीनों मतलब जो भी बताया सर गुड़ मरीच और दही तीनों यूज में होते दही का जो नहीं तो मैंने उसका संदर्भ बताया ना कि व्योसादिवटी। संदर्भ देख के फिर से आएंगे संभाषण करने। सर इसमें दही का ये ठंडा करना जरूरी नहीं होता है। दही को ठंडा नहीं, तेजस जी आप ठंडा देते हैं कि रूम टेम्परेचर वाला देते हैं? रूम टेम्परेचर वाला, जैसे कोई घी का जैसे बघार लगा के, जैसे घी का बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलिए ना सर। घी का इसमें छौंक लगाया जाता है, घी और हल्दी का जैसे ये छौंक लगाया जाता है। तो वो तो कड़ी बन गई ना सर। नहीं वो ऐसे नहीं, वो दही के अंदर होता है, दही के अंदर घी का छौंक लगा अरे के। सर वो मतलब उसकी तासीर आपने चेंज कर दी। वो अभिसंधि जो दही आपने केवल बोला था ना कि दही, वो केवल अभिसंधि बोला जाता है और आपने उसमें बघार लगा दिया तो अब उसकी अलग चीज हो गया उसका। वो दही
उसको उसका जो शीत स्पर्श है, चाहे चाहे वो अपने को एक जो रूम टेम्परेचर वाला दही है वही यूज करना है अपने को। अरे सर मैं उसका नहीं कह रहा, मैं अभिसंधि का कह रहा हूँ। अभिसंधि दही कास में निषेध होता है सर। अब वो ड्राई कफ है तो उसमें तो मैं आई थिंक हो सकता है युक्ति प्रकार युक्ति से उसका प्रयोग कर रहे हैं ना सर। युक्ति से कड़ी बना के प्रयोग करो आप, फिर देखो इसका रिजल्ट। आई थिंक वो क्योंकि कि चना है उसमें तो हो सकता है वो ये कफज के आकाश में ज्यादा अच्छी काम करेगी वो शायद ये कड़ी है वो, क्योंकि उसमें क्या है कि जो चना है वो जो है रुक्ष है। अरे सर ये फिर ये सभी जुकामों में काम करता है सर। उसमें कफज पित्तजर का पेशेंट को हम भ्रमित नहीं कर सकते ना। हम तो उसको यही कहते हैं कि आप कड़ी बना के खा लो, अगर जैसे में प्लस हम उसको मेडिसिन भी देते हैं, बेसादी वटी, गोजीवाती क्वाथ। अब जैसे उसके कास है तो साथ में मधुयष्टि और उसमें वासा पत्र डालने के लिए बोलते हैं उसको, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। और दही सीधा कह नहीं सकते, जैसे ग्रंथोक्त कही गई बात है तो हम उसको इस वे में भी तो ले सकते हैं ना। दही का मतलब ये नहीं कि उसको अपन क्या कि 50 ml 20 ml, जैसे मैंने तो क्या कि 1-2 चम्मच की मात्रा में ही उसका यूज किया है। मात्रा भी तो देखो ना सर आप, 1-2 चम्मच से ही उसको क्या थोड़ा सा, अब अति मात्रा क्या देंगे तो अभिषेक वो भी तो है ना कि उसकी मात्रा भी तो क्या देखो ना आप। तो ये भी नहीं कि अपने को क्या मतलब 1 कटोरी भर के और उसको क्या खिला दिया, तो वो भी नहीं करना अपने को, क्योंकि हो सकता है कई बार पेशेंट गले में से होती है ड्राइनेस होती है तो दही से उनको थोड़ा आराम मिल गया। माधव निदान में नहीं भाव प्रकाश में जैसे बताया है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसने काम किया होगा। दही पे कोई संस्कार करके दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ सर। ठीक है डॉक्टर विनेश सोनी सर, आप ग्रुप में आए हैं क्या? कौन से ग्रुप में सर? नवंबर वाले ग्रुप में क्यों नहीं आए हैं आप? सर अभी ग्रुप ज्वाइन करिए सर, आपसे निवेदन है कि आप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए प्लीज। ठीक है, जो लोग ग्रुप में नहीं है कृपया ग्रुप में आ जाइए आप लोग। डॉक्टर चितरंजन जी आप भी नहीं है ग्रुप में, नवंबर वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। जिसके पास लिंक नहीं है वो मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोग को लिंक देता हूँ। गुरुजी प्रणाम। नीरज जी आए हैं, डॉक्टर नीरज जी। जितेंद्र कुमार जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम सर, बताइए। गुरुजी मैंने रात्रि में एक नुस्खा डाला था अपने गुरुजनों का, जो मैं चलाता हुआ आ रहा हूँ जी। हमारे जो फॉर्मूले में है, एक तो शिंगरफ है, बचनाग है, काली मिर्च, गज पीपल, सुहागा, शंख, बारहसिंगा, कुचला, अजवाइन और परवाल जी। मैंने उसमें जो है डोज वगैरह सब लिखी हुई है सर। इसमें हम क्या करते हैं, 5 भावना देते हैं। पहली भावना दालचीनी की, दूसरी उनाव, तीसरी फोकरमूल, चौथी काकड़ सिंगी और 5वीं सोमलता जी। जो गजपुट करने की विधि है, इसको पहली बार जब पुट करते हैं तो पहले सिल्वर रोल में बांध के अच्छी तरीके से और मटकी में गजपुट करते हैं, वो तो देखो सर आपको मालूम ही होगा जी। सर। अगर हमको ये त्रिदोष नाशक बनाना है तो हम सभी प्रकार के पेशेंटों पे इसको खमीरा मारवाड़ी खास आता है, एक यूनानी मेडिसिन, उसके साथ में देते हैं सर, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा आप ये बताइए, आप ये फॉर्मूला बता दिए, आप सूखी खांसी में इसको कैसे देते हैं? सर सूखी खांसी में घृत के साथ देंगे, गो घृत के साथ। अच्छा गोघृत के साथ जी, और मतलब कि दो वातज और पित्तज पे देंगे हम खमीरा मारवाड़ी खास के साथ सर जी। और इसके बीच में एक हेडिंग है छोटी सी, इसमें लिखा है सेके कांटे जी। गुरुजी एक हमारे गुरुजनों ने भी बनाया था, मैं भी बनाता हुआ आ रहा हूँ। जो एक जीव होता है, आप जानते भी होंगे, उस पे सारी बॉडी पे कांटे ही कांटे होते हैं जी। हमको वही जंगल से वो हम लोग कंटकारी बोलते हैं, रिंगनी बोलते हैं। नहीं सर, कंटकारी तो अलग होता है, वो एक जीव थोड़ी ना होता है, वो तो वनस्पति होता है। कंटकारी तो 2 प्रकार की होती है, एक छोटी एक बड़ी, एक पीले वाली और एक नीले वाली। तो आप किसके बारे में बोल रहे हैं? मैं सर जीव उसको की बात सेहुआ कर रहा बोलते हैं, सेहुआ गांव की भाषा में सेहुआ बोलते हैं। अच्छा अच्छा। उसके कांटे हमको इकट्ठे करने वो होते हैं। एकदम स्पाइक की तरह उसके शरीर में कांटे रहते हैं सर। वो जी एक सर। तरह का चूहा होता है, बड़ा थोड़ा साइज में बड़ा होता है। अच्छा ये कोई एनिमल बता रहे हैं? जो पिग का बच्चा होता है ना, वो साइज का जी लेकिन सर। जब वो गुस्सा होता है तो पूरे कांटे खड़े हो जाते हैं। बहुत रोबस्ट होता है, बहुत मजबूत होते हैं उसके।
जी सर। सर वो जून और जुलाई में अपने कांटे छोड़ देता है, जिस प्रकार मयूर अपने पंख को छोड़ता है। जी। हमको वो कांटे इकट्ठे करके ला करके अच्छी तरीके से जल में धो करके उनको गजपुट करते हैं। जी सर मैं भी देता हूँ ये औषधि फ्री में पेशेंटों को। पहली खुराक 12 घंटे, दूसरी खुराक 24 घंटे, तीसरी खुराक 36 घंटे। हमारे गुरुजी बताते थे सर या इनको लंग से संबंधी कभी कोई कफ विकार नहीं होगा, और ये एक सत्य है गुरुजी। लेकिन आपके पास वैसा कांटे वाला चूहा मिलता है, हमारे महाराष्ट्र में तो नहीं मिलता है, हम क्या करें? नहीं सर, मेरे पास में मैं अभी 3 दिन पहले मैं चुप करके लाया था। मैं अभी 5 मिनट में ग्रुप में डाल रहा हूँ। और मैं सभी वैद्यगणों से निवेदन करता हूँ कि मैं हर तीसरे चौथे दिन एक फॉर्मूला डालूंगा अपने गुरुजनों का परीक्षित। आप सभी ग्रुप में आ जाएं। सर इसके नीचे मैंने एक विरेचन वटी भी दी हुई है। उसकी विरेचन वटी में सौंफ, सनाए, इंद्रायणी की जड़, निशोत, हेड जुलापा, सतमुनिया और मनुका, गोंक रत में 20 ml कैस्टर ऑयल डाल के मैं ये वटी बनाता हूँ, इसकी ये देता हूँ। सर बहुत अच्छा गजब रिजल्ट है। 3-4 जो लूज मोशन सुबह के टाइम दे देता है। बहुत बढ़िया रिजल्ट है सर। हेलो जी बोलिए बोलिए। जी थोड़े हाँ आवाज कट गई थी सर। इसका जो है सबसे पहले हम विरेचन कराते हैं इसी वटी से जो मैंने अभी बताई। हाँ तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ग्रुप में आने की कोशिश करें, क्योंकि सर आप ऐसे ग्रुप तो में फॉलो आएंगे नहीं तो कर ये पाएंगे। सब नॉलेज आप लोगों को मिलेगा। अब ना डॉक्टर मीना, क्या नाम था, नागर मैम, जो एसएलई डिजीज बताने के लिए आई थी, मीना नागर जी, एक एसएलई डिजीज के बारे में डिस्कस करने के लिए बोल रही हैं। सभी वैद्यों को मेरा प्रणाम। जी हाँ, सर। आप विस्तार से बताइए, मैं सुन रहा हूँ। आप बताते रहिए नॉन स्टॉप। अब बार बार सर 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 मत बोलिए, आप नॉन स्टॉप बताइए, मैं सुन रहा हूँ। जी सर एक 44 ईयर फीमेल पेशेंट है, वेट उनका 40 kg है, और 3 साल पहले सर उनको डायग्नोस हुआ था कि उन्हें हाइपोथायराइडिज्म है। उसके जस्ट बाद ही उन्हें डायग्नोस हुआ, थोड़े दिन बाद ही, कि उन्हें एसएलई है। सबसे पहले सर उनकी नेक में से पेन स्टार्ट हुआ था, और धीरे धीरे पूरी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं वहां पर स्वेलिंग और बहुत ज्यादा पेन है। धीरे धीरे पेशेंट का वेट जो है वो मतलब 54 kg वेट था स्टार्टिंग में 3 साल पहले, अभी उनका 37 kg वेट है। तो और भूख उन्हें बिल्कुल नहीं लगती है पेशेंट को, और मतलब पूरे दिन में सुबह से शाम में वो 2 चपाती बड़ी मुश्किल से खा पाती हैं, और बाहर का खाना वो बिल्कुल नहीं खाती है। बिल्कुल जैसे अभी बिल्कुल घर का ही खाना खाती है, जो भी थोड़ा बहुत। उन्हें कब्ज की कोई समस्या नहीं है, गैस वगैरह, डकार वगैरह उन्हें उनमें कोई दिक्कत नहीं है। नींद उन्हें सर बहुत कम आती है। दिन में वो 5-10 मिनट के लिए सो पाती होंगी, मतलब नहीं सोती हैं, लेकिन मतलब पूरे टाइम लेटी रहती हैं। जो थोड़ा बहुत भी वो काम अब नहीं कर पा रही हैं, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। जॉइंट्स जो है वो उनमें मतलब मूवमेंट बहुत कम हो गया है, स्वेलिंग और पेन बहुत ज्यादा है। थोड़ा-सा काम करने पर उनकी सांस बढ़ने लग जाती है, और उनका जो रूटीन है सर वो इस तरह से रहता है कि सुबह थोड़ी-सी चाय लेती हैं वो, उसके बाद हाइपोथायरायडिज्म के पेशेंट होने के कारण वो दूध के साथ थायराइड की टैबलेट ले लेती हैं। व्यायाम वो किसी तरह का नहीं करती हैं, और अगर वो ठंडे पानी से नहा लेती है तो उनकी उँगलियों में पीलापन-सा आ जाता है, इस तरह से वो बता रही थी, और घर का ही काम करती है पेशेंट। पीरियड सर अभी उन्हें थोड़े टाइम पहले ही, मतलब 5-6 महीने पहले जो है मेनोपॉज़ हो चुका है। उससे पहले की मैंने हिस्ट्री ली पीरियड्स की तो बिल्कुल नॉर्मल थी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। और 2 बच्चे हैं सर उनके, और इसमें सर मुँह में छाले वगैरह उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धूप में जब जाती हैं वो तो उन्हें मतलब इरिटेशन होता है और दिक्कत होती है। और थोड़ा ऐसा फ़ील होता है कि बॉडी में मतलब उन्हें जैसे फ़ीवर सा फ़ील होता है हर टाइम पे, और पेन बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है सर उनको। कब्ज़ की कोई समस्या नहीं है सर। फैमिली हिस्ट्री किसी भी तरह की नहीं है। पेशेंट को थोड़ा मतलब चिड़चिड़ापन आने लगा है। मैंने उनसे हिस्ट्री ली कि किसी प्रकार की कोई चोट लगी है क्या, या फिर कोई टेंशन का ऐसा हुआ था कि 3 साल पहले जो आपके स्टार्ट हुआ ये डिज़ीज़, उससे पहले कुछ ऐसा हुआ था क्या कि इतना टेंशन ले लिया हो आपने, या किसी तरह का मानसिक आघात की कोई हिस्ट्री नहीं है सर। और आँखों में सर उन्हें मतलब ड्राइनेस फ़ील होती है। मुँह उनका पूरे टाइम लगभग सूखता रहता है। 2-3 महीने से ऐसा उन्हें ज़्यादा फ़ील हो रहा है।
सर यही सर स्ट्रेस की, और सर मैंने सारी रिपोर्ट्स जो है अभी ग्रुप में शेयर की है सर, जो उनकी है सर, एक बार देख लीजिए सर। आरए फैक्टर सर 2018 में 8 से कम था, लेकिन और एएनए की जो रिपोर्ट्स हैं वो उस टाइम पर सर 73 थी, अभी 3.51 है। ईएसआर अभी जो लेटेस्ट है उसमें 85 है। टीएसएच उनका 3.6 है, मतलब टैबलेट से अभी नॉर्मल है, और आरए फैक्टर 58 है सर अभी। तो सर एक बार रिपोर्ट्स देख लीजिए। मुझे इस केस में सर समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो सर रसायन सेवन या फिर मतलब किस तरह से देखेंगे। मैं सभी वैद्यों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे सजेशन दे इसमें प्लीज। हेलो जी मैम बोलिए आप। वो पेशेंट का एज वगैरह बताया आपने? जी मैम, एज मैम 44 है, और 3 साल पहले उन्हें डायग्नोस हुआ था, तब उन्हें मतलब हाइपोथायराइडिज्म और एसएलई दोनों एक साथ ही डायग्नोस हुआ था। स्टार्टिंग में उन्हें गर्दन से पेन स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे पूरी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स थे उनमें पेन और स्वेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, और अब 3 साल बाद ये कंडीशन है कि जो उनकी मोमेंट है, मतलब वो रोटी नहीं बना पाती है, जैसे बेलन वगैरह पकड़ती है तो दिक्कत होती है, ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती है वो, थोड़ा मतलब उनके जो डेली रूटीन के काम है उनमें भी अब थोड़ी दिक्कत आने लगी है। पहले कोई उनका ज्वर वेट 3 साल हिस्ट्री रही पहले। है? जी मैम। ज्वर की हिस्ट्री रही है कुछ? मैम वो अभी ऐसा बताती हैं कि जो मुझे मतलब जो जब से ये डिजीज स्टार्ट हुई है तब से उन्हें थोड़ा ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी मतलब हल्की हल्की गर्म ही रहती है, मतलब वो ऐसे बताती है कि मुझे बुखार नहीं है, लेकिन मतलब अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि बुखार है। नहीं मतलब ये डिसीज स्टार्ट होने के पहले 1-2 साल पहले या कोई और 5-6 साल पहले कुछ हिस्ट्री रही है ज्वर की? मैंने पूछा था तब उन्होंने कोई हिस्ट्री नहीं बताई, मतलब ये 3 साल पहले ही हुआ स्टार्ट जो भी उन्हें था। बच्चे कितने हैं मैम उनको? दो बच्चे मैम। मतलब सीजर है या फिर नॉर्मल डिलीवरी है? मैम नॉर्मल ही है डिलीवरी भी। ठीक है। कोई एलोपैथी मेडिसिन खा रहे थे वो? हाँ मैम, बहुत सारी मैंने ग्रुप में शेयर किया मैम, बहुत सारी ले रहे हैं अभी एलोपैथी मेडिसिन 3 साल से, जब से ट्रीटमेंट शुरू किया है। इससे पहले कोई भी उन्हें हिस्ट्री नहीं है मैम किसी भी तरह की, उन्होंने ना कोई मेडिसिन ली पहले, बल्कि मतलब एकदम स्वस्थ थी वो, और 3 साल पहले ही सब कुछ हुआ है। किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं खाई, मैं कोई लंबा इलाज भी नहीं कराया। कोई डॉक्टर इनको हेल्प करना चाहेगा? मैम इनको आरए टेस्ट हो चुका है क्या? हाँ सर, मैंने ग्रुप में सर सारी रिपोर्ट शेयर कर दी है। आरए फैक्टर सर अभी 58 है सर। अच्छा हाँ सर। मैडम उनको आमबाद की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में शुरू करना चाहिए ट्रीटमेंट। सर बताइए सर, आप लोग बताइए, सजेशन दीजिए सर, मैं उस तरह से स्टार्ट कर दूँ। हाँ, पहले थोड़ा लघु आहार में रख के दीपन पाचन में पहले शुरू करना चाहिए। आम पाचन को ज्यादा फोकस करना चाहिए, और जो सिम्टोमेटिक है इसके लिए जो अभी जो उनका सर एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ये केस सोल्व कर रही हूँ, तो मुझे एक मन में सर एक डाउट है कि सर मतलब जैसे ऑटोइम्यून डिजीज है तो सर अपन कोई भी जैसे मेडिसिन देंगे तो इसमें देखिए पहले क्या करना है, मैंने एसएलई डिजीजेस ठीक किए हैं, ज्यादातर पित्त के सिम्टम्स दिखते हैं इसमें, तो पित्त वर्धक कोई भी चिकित्सा नहीं देना है, मतलब ऐसा कोई गर्म दवाई नहीं देना है, नहीं तो ये एग्रेवेट होता है। अगर सिंपल आपने मेंसेस नहीं आ रहा है, आपने रजः प्रवर्तनी वटी का ज्यादा डोज दे दिया तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसका टिपिकल सिम्टम होता है फेस पे बटरफ्लाई रैशेस। आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, चेहरे पे बटरफ्लाई जैसे नाक के दोनों ऐसे रैशेस आ जाते हैं, और इसमें मतलब मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसमें पित्त शामक चिकित्सा अगर दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। दीपन सबसे बढ़ना है आगे, और इसको ऑटोइम्यून डिजीज एलोपैथी मानता है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से इसमें धातु क्षय, मज्जा क्षय, धातु पाक, ये सब कुछ सोच के फिर हमें चिकित्सा करना पड़ता है। सर मेडिसिन भी बताइए सर, मुझे किस तरह से करूँ इसको? मेडिसिन देखिए, जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी दे दिया, फिर उसके बाद में सुशेखर रस दे दिया, प्रवाल पंचामृत दे दिया, और दीपन पाचन पहले ये कर लीजिए, उसके बाद में रसायन पे लेके जाइए, जैसे ब्रह्म रसायन दे दिया, वंग भस्म दे दिया, 15 दिन आरोग्यवर्धिनी, सूचशेखर और प्रवाल पंचामृत।
हाँ, पहले दीपन पाचन करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप, है ना। दीपन पाचन, भूख लगने लगा, है सब कुछ हुआ। और दूसरा बात सबसे मेन कि अगर पेशेंट स्टेरॉइड डिपेंडेंट है तो स्टेरॉइड बंद नहीं करना है शुरुआत में। स्टेरॉइड बंद विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। फिर ना रसायन करके हम लोग कैसे, एलोपैथी कैसे करता है कि वो स्टेरॉइड वगैरह देके रिसेप्टर्स पे काम करा के वो लोग क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं स्टेरॉइड वगैरह देके, तो उनको कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और आयुर्वेद जो चिकित्सा करता है वो स्वभाव परमवाद से करता है कि हर चीज का नाश हो रहा है, स्वभाव परमवाद, हर चीज का नाश हो रहा है। धातु श्रृंखला से जो धातु विकृत बनी है उसको वो अपने आप नाश हो रहा है, तो हम नए धातु ऐसे बनाए जो इतने स्ट्रांग रहे कि वो बीमारी निकल जाए। इसलिए हम लोग जो रसायन चिकित्सा करते हैं, दिनचर्या देते हैं, ऋतुचर्या के हिसाब से खाना पीना, ये इससे एक एक सेल नए बन जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। तो ये जितने भी बड़े बड़े ऑटोइम्यून डिजीज है ना, पूरी तरह से धीरे धीरे करके टीके हो जाते हैं। पूरा हम पूरा शरीर का कायाकल्प करते हैं रसायन से। सर रसायन में सर कौन सा रसायन है? ब्रह्म रसायन है, आम्लकी रसायन है, त्रिफला रसायन है, च्यवनप्राश अवलेय है। च्यवनप्राश का तो बहुत अच्छा, अगर अच्छा क्वालिटी का च्यवनप्राश मिले, और जैसे आकांक्षा मैम बनाती है या फिर मेरे पास भी है अच्छा क्वालिटी का च्यवनप्राश, वो कोई कंपनी मेड नहीं जिसमें आंवला ही नहीं डाला है, वैसा नहीं, तो फिर बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। ऐसे ही पेशेंट को बिल्कुल भूख नहीं लगती है, मतलब वो खा ही नहीं पाते। दीपन पाचन से शुरू करिए। अगर दीपन पाचन नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ चिकित्सा ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर। और सर सूक्तेकर और प्रवाल पंचांग, सूक्तेकर 2 ग्राम या 3 ग्राम कितना दूं सर? वो क्या 125 mgm की गोली आती है। अच्छा, एक गोली या दो गोली दीजिए, गुलकंद के साथ दीजिए। और प्रवाल सुबह शुद्ध से कर देना चाहिए। मैंने ऑप्शन में बताया, अब यही चीज देंगे क्या, थोड़ा अपना भी दिमाग यूज करिए। जी सर, ओके सर। दीपन पाचन करिए। अब जैसे अब जो सिम्टम है उस हिसाब से हम लोग चिकित्सा चेंज करते हैं। जैसे मैं तो आम पाचक वटी से शुरू करता हूँ अपना। आम पाचक वटी देते हैं तो भूख लगने लगती है, पेट साफ होने लगता है, अग्नि अच्छी हो जाती है, धात्वग्नि अच्छी होती है, कुताग्नि अच्छी होती है। अब देखिए अनुप्रीता शिंदे जी ने कितना बढ़िया बताया, शुंठ जीरा अजवाइन का यूज कर सकते हैं आम का पाचन। इसमें आम रहता है, ये बात को हमेशा याद रखिए, आम रहता है। ठीक है, एक ना सक्सेस स्टोरी सुनिए आप लोग, फिर हम लोग फिर से इधर आएंगे। एक डॉक्टर मनोज कुमार जी आए हैं, मेरठ के डॉक्टर। डॉक्टर मनोज कुमार जी, डॉक्टर मनोज कुमार जी सुन पा रहे हैं क्या? डॉक्टर मनोज कुमार जी शायद नहीं सुन पा रहे। डॉक्टर मनोज कुमार, ठीक है। ये मैम के केस में किसी को और कुछ बताना है तो बताइए कृपया। सर प्रणाम सर। हाँ 1 मिनट में मनोज कुमार जी आए। मनोज कुमार जी देखिए सक्सेस स्टोरी। मनोज कुमार जी आपका पहले का बताइए और आज का बताइए, सारा सिम्टम बताइए। पहले तो सर काफी दिक्कत थी, जॉइंट पेन था और जो है मतलब लूज मोशन बहुत होते थे, पेट बहुत खराब रहता है। 2014 से बीमार थे और इनका वेट लॉस हो रहा था और आम उत्पत्ति बहुत हो रहा था। हाँ अब आप बताइए सर जी, बताइए। तो फिर उसके बाद सर आपसे बात हुई, आपसे मिले तो फिर आपने लंघन बताया। मैंने 6 दिन लंघन किया, 6 दिन पूरा लंघन, और फिर अब मैं काफी आराम आ गया। ठीक है, वैसे अब काफी ठीक है। हेलो, सब कुछ खाना पीना खा रहे हैं? हाँ मैं अब खा रहा हूँ सर, अब बिल्कुल यार, अब तो मैं घी भी खा रहा हूँ। बोल दिया कि आप सब कुछ खाइए पीजिए, कोई परहेज नहीं, जो खाने का मन है वो खाइए। तो अब ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। अब मैं काफी ठीक हूँ सर। हाँ अभी हमें ऐसे ही पेशेंट लोगों को परमानेंट ठीक कर देना है। इसी तरह से हम आयुष दर्पण पे आगे बढ़ते रहेंगे जी। ठीक है सर, ठीक है। हाँ वो डॉक्टर नागर मैम के केस में किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। एसएलई डिजीज पे जिसने काम किया है, एसएलई डिजीज पे जिसने काम किया है वो बताइए कृपया। डॉक्टर रमन गर्ग जी आपने काम किया है क्या? कुसुम जी, विनीता शुक्ला मैम, जिसने काम किया है वही बताइए बस। विभा मैम, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं। डॉक्टर मीना नागर जी आप ये केस सॉल्व करिए। और आयुष दर्पण की तरफ से हम लोग जब चिकित्सा करेंगे, मतलब मैं बता रहा हूँ, तो फिर ना आप सभी को सिखा रही हैं ये चीज, ये केस। सर हेलो। हाँ जी बताइए।
हाँ जी सर, मैंने किया है इस पे काम और इसी सिस्टम से किया है कि आम पाचन करने के बाद फिर शोधन दिया है बस्ती के थ्रू, ऐसे विरेचन नहीं दिया, लेकिन बस्तियां दी, पंचतिक्त तेल की भी दी, फिर पंचतिक्त घृतम की भी दी और सुवर्ण योग दिए। पेशेंट की खड़ी होने की भी हिम्मत नहीं थी, बेड से उठ के टॉयलेट तक जाना भी मुश्किल होता था, मसल और बोन की कोऑर्डिनेशन आपस में ठीक नहीं होती थी। पेशेंट ठीक हुए सर ये, तो इसलिए बिल्कुल भी ऐसे डाउटफुली ट्रीट नहीं करना है, कॉन्फिडेंटली ट्रीट करना है, पेशेंट ठीक होगा 100%। थैंक यू मैम। मैम स्वर्ण योग में कौन से लिए थे इसमें आपने? स्वर्ण योग में मैंने तो अमृतबाद चिंतामणि रस ही दिए हैं शुरू में, और मतलब वो पेशेंट भी आर्थराइटिक प्रॉब्लम के साथ भी थे कि दर्द होता है, उठा नहीं जाता है, जैसे आपने बताया कि रोटी नहीं बेली जा रही है, तो वो मेल पेशेंट थे और अल्कोहलिक उनकी हिस्ट्री भी थी कि लेते थे वो रेगुलर, वो बंद कराया, आम पाचन किया, उसके बाद मृदु विरेचन दिया और उसके बाद कंप्लीटली बस्ती और ओरल उस पे किया। तो बस्ती का बहुत ही बढ़िया, और मैंने बहुत ज्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं किए, बस्तियों में पंचतिक्त घृतम को ही बेस बनाया मैंने, घृतम को और तेल को। पहले तेल बस्तियां दी, उसके बाद जब उनको थोड़ा बॉडी में स्ट्रेंथ आने लगा, बात का थोड़ा शमन हुआ, उसके बाद घृत बस्तियां दी। कितना ml दे मैडम पंचतिक्त? मैं मिनिमम 60 ml तो देती हूँ सर। जी, मतलब आपने 60 वही ml काम किया ना, स्नेहन किया, दीपन पाचन किया, रसायन दिया जी और और सिम्टम्स सर जो हो रहे थे। जी, और मैंने सर ये भी मैं अपनी प्रैक्टिस में पर्सनली ये आशा वरिष्ठ का भी काफी इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने ये दशमूला अरिष्टम और ये कषायम जो है सरासना सप्तक कषायम है, या फिर रासना के साथ जुड़े हुए और जो दूसरे कषायम है वो भी ओरल खाने को रसोनादि दिए। कषायम भी होता है मैम, रसोनादि हाँ, कषायम भी बहुत अच्छा काम करता है नहीं, वातावरण पे। खाली मैंने रासना नहीं दिया, या तो मैंने रासना सप्तक दिया या फिर मैंने रासना दशमूल दिया। तो इनका रसोनादि में भी सारे वातानुलोमक चीजें हैं जो नर्वस सिस्टम को बहुत जल्दी फायदा देती है जी, और और अच्छा इवन जो रिजल्ट। हड्डियां हमारी गाउट की वजह से या ये रोमैटिक आर्थराइटिस की वजह से जो हमारी हड्डियां डी शेप में हो जाती हैं, 3 से 6 महीने में वो हड्डियां भी अगर इनिशियल स्टेज पे हैं, प्रोवाइडेड इनिशियल स्टेज पे हैं, तो वो वापस अपनी बिल्कुल पोजीशन में आने बिल्कुल की होती आती है, हैं। बिल्कुल होती जी जी जी, तो इसलिए ये ऐसी ही डिजीजेस हैं जिन पे हमें फुल कॉन्फिडेंस से काम करना है, क्योंकि किसी और पैथी में इसमें इलाज ही नहीं है। तो जितना भी बेनिफिट होगा वो आयुर्वेद से ही होगा, और ऐसे केसेस को बिल्कुल नहीं छोड़ना, बस कन्विंस करना उनको, वो आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उस टाइम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हम लूज कॉन्फिडेंस से अगर हम पेशेंट से बात करेंगे या काउंसलिंग करेंगे, फिर गड़बड़ आ जाती है। तो आप बिंदास और मेहनत दूसरा से और मॉडर्न का बुक पढ़ के, हैरिसन पढ़ के घबरा के और फिर ट्राई करेंगे तो फिर नहीं हो पाएंगे। ना 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 नहीं नहीं, ठीक, हम अपने सिद्धांतों पे चलेंगे, उस पे हम ठीक हो जाएंगे, ठीक कर देंगे पेशेंट। उसमें बिल्कुल ऐड ही नहीं करना है कि मॉडर्न साइंस क्या कह रही है, आगे क्या होगा, प्रोग्नोसिस क्या होगा, बिल्कुल नहीं। अपने दोष दूसरे संप्राप्ति पे काम करके, और बिल्कुल जैसे कल हम काल संप्राप्ति की बात कर रहे थे कि जो चिकित्सा आज काम कर रही है, हो सकता है 3 महीने बाद हमें वो चेंज करनी पड़े, तो वो उसको ध्यान में रखते हुए इंटेलिजेंटली औषध कल्पना करें, और जरूर पेशेंट ठीक होता है। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि मैंने कई पेशेंट ऐसे। जी मैम, थैंक यू मैम। मैं करूंगी मैम स्टार्ट, फिर जो डॉक्टर मीना दिक्कत जी, आएगी आप हर आप 7-7 दिन पे हमें फॉलो अप देते रहिएगा। बिल्कुल, फायदा हो ऑल रहा द है, बेस्ट, नहीं हो रहा है। ऑल द बेस्ट, हमारी बेस्ट विशेष भी हैं आपके साथ और हमारी ब्लेसिंग्स भी। और हम चाहते हैं कि मीना जी आप 1 ठीक करें, फिर 100 ठीक करें, फिर 1000 ठीक करें। बिल्कुल बिल्कुल मैम एक क्वेश्चन था आपसे। जी हेलो जी। मैम, ये आप जैसे आप बोल रहे थे कि इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो मैम कन्विंस कैसे करना चाहिए पेशेंट को, क्या बोलना कन्विंस, चाहिए? देखो पहली बात तो मैं यही बोलना चाहिए कि हमारे पास डायरेक्ट एसएलई का पेशेंट आया नहीं, वो डायग्नोज करा के आया, और हाँ उसको उस डॉक्टर ने अच्छे से समझा दिया है कि ये आप डिटोरिएट होते जाएंगे एज के साथ, आप डिटोरिएट होते जाएंगे टाइम के साथ, आप उठ नहीं पाएंगे, आप ऐसा हो जाएंगे वैसा हो जाएंगे, वो सारी कहानी वो कह के ही भेजते हैं, ओके समझा देते हैं कि सारी उम्र आपको खाना पड़ेगा। फिर हमारा पार्ट शुरू होता है जब वो हमारे पास आते हैं कि देखिए आप ये सब सुन के आए हैं, आपको अच्छे से पता है कि इस डिजीज को ठीक होने में टाइम लगता है, वहां तो ठीक होगे नहीं, हम आपको फॉर श्योर ठीक करेंगे ईश्वर की कृपा से। अपने को करता नहीं करना है कभी भी, मैं अपनी प्रैक्टिस में ऐसे ही करती हूँ, मैं यही बोलती हूँ कि ईश्वर की कृपा से नारायण आपको ठीक करेंगे, हम जरूर माध्यम बनेंगे और आप ठीक होंगे। हमारी औषधियों में और हमारे सिस्टम में
इतना इफेक्ट है और हमारे पास एक्सपीरियंस है। अब जैसे ये बच्ची है जो ये कह रही है कि मैंने कभी नहीं किया, तो वो हमने किया है ना, तो हमारे हमारे एक्सपीरियंस को भी ये अपना एक्सपीरियंस समझे और कॉन्फिडेंस से बोले कि हाँ जी ये चीज ठीक होते हैं, तो मैम ठीक लेकिन होते हैं। ऐसे पेशेंट लेकिन स्टेरॉइड्स पे टाइम लो, हाँ टाइम लो उनसे, टाइम लो कि हमें 6 महीने दो, 6 महीने बाद और 3 महीने बाद ऐसे रिजल्ट तो 1 महीने बाद ही आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप सेफ साइड बोलो कि आपको 3 महीने में फर्क दिखेगा और 6 महीने में और आप सच काफी में दिखता बेटर है, ऐसा कोई शक की बात नहीं है, दिखता है, रिजल्ट अच्छा आता है। दिखता मैम है एक्चुअली एक बिल्कुल। पेशेंट मेरे पास भी आई थी, फीमेल पेशेंट थे, बट जी उनने मेरे पास 15 डेज ट्रीटमेंट लिया। हम्म जैसे आम पाचन मैंने किया, सब कुछ किया, उनको 20-30% रिलीफ भी था। बट कैसा, हम्म अब फिर दिवाली आती है, कोई फंक्शन आ जाता है, तो फिर उनको हम्म। रेस्टलेस हो जाते हैं कि अब मुझे और अच्छा होना है, हाँ और अच्छा होना है। जी, उनको आपकी अगर बात ठीक है। आप देखिए, आप जब आम जिस टाइम हम आम पाचन के स्टेज पे होते हैं 1 हफ्ता या 10 दिन, आप बिल्कुल बोलिए कि हम अपनी मेडिसिन से आपकी बॉडी को मेन ट्रीटमेंट को रिसीव करने के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी तो आप ऐसा समझो कि आपके शरीर का वो बॉडी हमारे जो असली ट्रीटमेंट है, हमारा बस्ती है या शोधन है, उसके लिए तैयार ही नहीं है। तो ये तो हम आपको तैयार कर रहे हैं पहले 15 दिन, जैसे प्री ऑपरेटिव वो लोग करते हैं, वो भी तो टाइम लेते हैं ना। अब किसी डेंटल के पास भी दांत निकलवाने जाओ तो वो पहले कहता है 3 दिन एंटीबायोटिक खा के आओ, चौथे दिन में निकालो, सिंपल दांत निकालना भी है ओके तो ओके। वहां जब पेशेंट ऐसा करता है तो हमें सिर्फ अपनी अपनी लैंग्वेज से और सच बोल के उसको समझाना है कि हम आपके शरीर को पहले तैयार कर रहे हैं। 10-15 दिन आपको कोई रिलीफ नहीं होगा, जबकि आम पाचन से भी हो जाता है रिलीफ, लेकिन आप कमिट मत करें। हाँ, लेकिन 15 दिन के बाद जब हम अपनी औषधियां हमारी कल्पना करते हैं और व्यवस्था करते हैं तो फिर पेशेंट ठीक होता है। इस केस एसएलई के केसेस में तो मैं आप सबको ये कहना चाह रही हूँ कि बड़े कॉन्फिडेंस से ट्रीट कीजिए, और हम सब एक दूसरे से कितना समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, और एवरीवन इज देयर। तो इन केसेस को नहीं छोड़ना, ये भी ठीक नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। और वही तो, इसमें तो हमारा स्पेशलिटी है अभी, हम जी इसमें जी तो काम कर सकते हैं। मैम बिल्कुल वही होता बिल्कुल है सर। कि पेशेंट कुछ दिन लेता है, फिर डिसकंटिन्यू कर लेता है, और फिर कोई वो डॉक्टर का चेहरा देखता एक्सीडेंट। है कि डॉक्टर कॉन्फिडेंट है कि नहीं। ये भी ओके। बात ठीक कह रहे हैं सर, वो भी देखता है। और फिर हमें देखिए वो थोड़ी हमें वो एक्सपीरियंस हमें पेशेंट को अपने साथ कैसे रखना है, वो हमें थोड़ा वो सा स्किल स्किल के होना साथ चाहिए कि स्किल। पेशेंट जुड़े रहे हमारे पास। अब जैसे प्रेगनेंसी भी अगर हम 9 मंथ्स किसी की एनसी करते हैं तो उसको अपने साथ जोड़े रखना रखना भी एक स्किल है ना, समझाना कि आप वो वाला आयरन कैल्शियम खाएंगी जो बॉडी में से सारा ही निकल जाता है, 10% एब्जॉर्ब होता है, आप हमारा खाएंगी 80% एब्जॉर्ब होता है। तो ये सारी बातें हमें जो हमारी भाषा है और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो कॉन्फिडेंस देती है। और पहले टाइम लेके बता के कि आप हमें 6 महीने दीजिए, अगर आप देने को तैयार हैं तो हम आपका इलाज करेंगे, वरना हम अपना ग्रीड शो ना करें ना कि हमें करना ही करना है, जबरदस्ती हमारे पास आओ। तो ओके फिर ओके पेशेंट जब कन्विंस हो जाता है फिर वो आता है, ओके। और ठीक नहीं है। आता है छोड़ के जाता है तो फिर आप बोलिए कि अब आप इसके, जैसे ये एलोपैथ वाले बोलते हैं ना कि अब आप अपने कुछ जिम्मेवारी होगी, अगर कुछ और खा लिया तो हम लोग नहीं होंगे, तो हम भी ऐसा बोले ना कि अब आपने हमारा बीच में ब्रेक डाउन देखिए किया, यही हमारा एक रिदम विभा खत्म मैम किया। का इतना मैच्योरिटी है कि ये कैसे समझा रही है, कि ऐसा एक्सपीरियंस इनको मिला है। यही तो मैच्योरिटी चाहिए पेशेंट के सामने, कि सर कन्विंस कुछ करने नहीं, का। कुछ तो सर एज के साथ और टाइम के साथ भी आ जाती है, लेकिन हम उनकी लैंग्वेज से डिसहार्टन हो जाते हैं ना। जैसे एलोपैथ वाले हमें ही क्या देते हैं कि आयुर्वेदिक मत लेना, तो हम वो चोरी चोरी क्यों देंगे भाई। जब वो ये बात बोल सकते हैं, हम भी बोलेंगे कि हमें नहीं करना आपका ट्रीटमेंट, आप सुपात्र नहीं है, हमारी चरक में लिखा मैं तो है। निकाल लेकिन देता हूँ, पेशेंट को निकाल देता हूँ, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो जाओ, आप खुश सर रहो। उतना भी रूड नहीं होना है, रूड भी नहीं होना है सर, नहीं, लेकिन मैं प्यार से अगर समझाना है। समझा रहा हूँ, नहीं समझ हाँ रहे तो फिर क्यों चमचागिरी करना है, हाँ, जाना है और फिर जाओ। ये भी कहना है, और ये फैक्ट है, ये 100% शाश्वत सत्य है कि इस बीमारी का इलाज किसी पैथी में नहीं है, नहीं है, हाँ। और हमारे पास है, तो हम ये भी और ठीक नहीं पेशेंट करेंगे को तो ये फिर भी हम क्या बोलना चाहिए कि करेंगे। आप बोलेंगे कि 2 दिन में ठीक करके दिखाओ, हाँ नहीं सिम्टोमेटिकली। होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना, नहीं टाइम होगा। लगेगा। हाँ बिल्कुल नहीं होगा। और फिर मैं एज अ वैद्य आपसे एक बात शेयर कर रही हूँ कि हम ये वाले केस भी नहीं ठीक करेंगे तो फिर हम क्या ठीक करेंगे। क्या करेंगे बराबर। तो ये मैम इस वही पे किसी को भी कन्विंस। अपना दिल छोटा नहीं करना और हिम्मत से काम करना। और कहीं कंफ्यूजन है तो हम सब एक दूसरे के वो कितना अच्छे से क्लियर करते हैं बात, तो बहुत अच्छी बात है ये। और और आप मीना प्लीज नागर जी, कीजिए। आप करिए, ये केस करिए और हाँ आप हमें 7-7 दिन पे बताइए। जी सर, बिल्कुल। जी सर। विभा मैम ने आज कितना सबको ऐसा थैंक यू मैम, थैंक प्रोत्साहित यू किया मैम, थैंक यू कि सर, ऐसे ऐसे सभी को करना थैंक चाहिए। यू।
हाँ मैं करूंगी सर, फिर शेयर भी करूंगी सर। हाँ बिल्कुल घबराना नहीं है कि हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, हो जाएगा। नो मैम आप कॉन्फिडेंस आ दूसरा गया है बात है कि आप अगर आयुष दर्पण जैसे प्लेटफॉर्म पे नहीं आते और आप ट्रीटमेंट करते तो आपको डर लगता, फिर आप वो केस छोड़ देते। यहाँ कैसे है कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप करिए, हम आपके साथ है, घाबरू नका, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत। हाँ, लेकिन एक मतलब है, अपनी प्रार्थनाओं में कर्ता नहीं बनना है कभी भी, कर्ता नारायण को ही रखना है। हम माध्यम बने, उसकी प्रार्थना करनी है और ऐसा ही कहना है कि ठीक ईश्वर करेंगे, हम माध्यम बनेंगे और जरूर बनेंगे और ठीक होंगे। जी मैम, ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ग्रुप ज्वाइन करिए। मुझे आयुष दर्पण का जो ऊपर का जो मैनेजमेंट है वहां से ऐसे मैसेज आया कि आप सबको बोलिए कि ग्रुप ज्वाइन करिए। जो लोग ग्रुप में रहेंगे उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी बोलने का, नहीं तो बाकी लोग सुनते रहिए। जो लोग पे करके आएंगे, क्योंकि आयुष दर्पण को चलाने के लिए जूम का अनलिमिटेड प्लान लेना पड़ता है, तो वहां पर भी खर्चा होता है। इसीलिए आप लोग जो सहयोग राशि दे रहे हैं उससे ये सेशन चल पा रहा है। अगर आप लोग नहीं देंगे तो ये सेशन नहीं चल पाएगा। जो प्रैक्टिकल बात है वो मैं बता रहा हूँ, और जो लोग दे आएंगे उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर से मैनेजमेंट से ऐसा बोला गया है, तो कोई बुरा नहीं मानेगा। और आप कॉलेज में जाते हैं तो इतना फीस भरते हैं, लाखों लाखों रुपए, यहाँ बस 500 रुपए देना है, गूगल फॉर्म भरना है, ग्रुप में आना है। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि सब लोग ग्रुप में ज्वाइन करिए और आयुष दर्पण को चलाने के लिए आर्थिक सहायता भी करिए, क्योंकि चलाना बहुत मुश्किल काम है और नवीन जोशी सर अपने पॉकेट से नहीं खर्च कर सकते इतना सारा। ठीक है, सभी लोगों का धन्यवाद। अभी सेशन बंद करते हैं। 6 बजे माधव निधन की क्लास होगी। सभी लोगों का स्वागत है। प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम सर।